आप सब लोगों को बधाई है ना। हिंदी का नाम रोशन कीजिए। इस बार हिंदी ने छप्पर फाड़ के दिया है ना, बढ़िया दिया है। रामधारी से दिनकर की एक पंक्ति है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, सुना होगा आपने? नहीं। वसुधा का नेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणीत नहीं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और फिर दिनकर लिखते हैं कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा कहलाते हैं। तो आप सब लोग लाक्षागृह से निकलते हुए पास करेंगे आप लोग। तो हम लोग आज साक्षात्कार पर चर्चा करेंगे और आपके जितने प्रश्न हैं जो आपको डराते हैं उन पे चर्चा करेंगे। इंटरव्यू पर चर्चा करेंगे। कितने अंक का है? 120 अंक। सामान्यतः जो अंक देते होंगे लोग 40 अंक से अधिक नहीं देते होंगे ज्ञान पर। जो आपका नॉलेज है, जो आप जिसके लिए डरते हैं कि हमको सॉरी कहना पड़ता है या नहीं आता है, उसका वैल्यू 40 अंक से ज़्यादा नहीं। और 80 अंक किस पर है? आपके व्यक्तित्व पर है। निश्चित रूप से व्यक्तित्व की जांच के लिए ये भी ज़रूरी है, 40 अंक भी ज़रूरी। पर्सनालिटी की जांच कैसे हो इसके लिए ज़रूरी है कि नॉलेज भी हो। और नॉलेज के तो बहुत सारे आयाम हैं, अलग अलग विषय आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे विषय आप सब जानते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन उस ज्ञान के आधार पर आपका व्यक्तित्व भी बना है, जो पर्सनालिटी बनी है उसी पर आधारित होंगे 80 अंक। अब जैसे ही आप इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे आप प्रवेश करते हैं वहीं से 5 लोग और 10 आँखें आपको अपने कैमरे में कैद करती हैं जैसे इंटर करते हैं। तो प्रक्रिया क्या है आप सब जानते हैं कि पहले प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर आपको कोई एक कोड मिलेगा, फिर वहाँ से दूसरी स्थान पर आपको ले जाया जाएगा। यानी जो पहली बिल्डिंग है वहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर उसके बाद वहीं कोड कोई देंगे और उसको ले करके आपके साथ एक आदमी बहुत इज्जत के साथ आपको कहाँ ले जाया जाएगा? दूसरी जगह। फिर वहाँ वेटिंग एरिया होता है जहाँ वेट करते हैं, उसके आपके पहले कुछ लोग गए होते हैं और फिर आपका नंबर आता है। इस तरह से आता है नंबर। तो जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह जा करके कम से कम 15 मिनट पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, मानसिक दबाव होता है, शारीरिक दबाव भी होता है। तो और उसके बाद आपको लग जाएगा कि अच्छा 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद अब हमको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपसे पहले जो लोग गए हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट अंदर रहेंगे, 20 मिनट रह सकते हैं। तो आपको पता है कि अब 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 12 मिनट के बाद अब मेरा नंबर आने वाला है। तो उसके पहले आप सब तैयार हो जाइए और अपने साथ एक पानी का छोटा सा बोतल भी रखिए। अंदर हलक सूखने लगता है ना, प्यास बहुत लगती है, तो इसलिए पानी पी करके जाइए, पर्याप्त पानी पी करके जाइए। और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो 2 स्थितियां हो सकती है, या तो जो व्यक्ति ले जा रहा है वो दरवाज़ा खोल दे, ये भी हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि आपको गेट पे ही ला करके छोड़ दे। तो दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहिए। जिसने गेट खोल दिया तब तो आपको कहना ही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या अंग्रेजी में जो भी भाषा आपकी है वो आप कहेंगे। और यदि गेट पे ही ला करके छोड़ दिया तो हल्का सा आप पुश करेंगे और तब आप आज्ञा मांगेंगे। और अगर आज्ञा दी उन्होंने तो ठीक, हो सकता है कि उन्होंने आज्ञा न दी हो, तो आप वहाँ पर क्या करें? हाँ, वेट करें। और जब आप अंदर दाखिल हों, ये भी हो सकता है कि वो बैठने के लिए न कहें, या आपस में चर्चा में मशगूल हों, या आपस में चाय पी रहे हों। हालांकि ध्यान रहता है, लेकिन तब भी कह सकते हैं या तुरंत कह सकते हैं बैठने के लिए। तो अगर तुरंत नहीं कहते हैं तब भी आप प्रतीक्षा कीजिए। भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा और धैर्य एक अच्छा गुण माना गया जो आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा बैठने के लिए तो स्वाभाविक है कि आप क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद सर कहेंगे। और जाते ही जो सबसे कॉमन स्थितियां हैं, कई लोग जैसे यहाँ भी मौक देते हैं, तो हमारे यहाँ नेता लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, है ना, तो कई बच्चे ऐसे करके आते हैं, है ना। अभी हम लोग मौक ले रहे थे तो देखते हैं, तो ऐसे बहुत बुरा माना जाएगा, है ना। भले लोकतंत्र हो, लेकिन हमारा राजनीतिक चरित्र इतना विश्वसनीय नहीं है, या उनका बॉडी लैंग्वेज इतना विश्वसनीय नहीं है
कि सब लोग उसको क्या करें, तो ऐसे जब करेंगे तो बुरा मानेंगे वो। कई लोग ऐसे करते हैं, ये भी बुरा है। नहीं आप वो, हाँ आइए, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं है। तो जो प्रैक्टिस है, जो हम लोग भारतीय संस्कृति में मानते रहे हैं, करबद्ध, करबद्ध मतलब नहीं, ये बेहतर है। तो ऐसा आप कीजिए, और ऐसा करके और फिर आपकी आंखें हैं जो मूव कर सकती हैं। सिर मूव करने की आवश्यकता नहीं है, आंखें ही मूव करें। और सब बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो 5 फीट 5 फीट 6 फीट के उसमें रेंज में रहेंगे लोग, तो उनको आप प्रणाम कीजिए, है ना, आँखों से। और जो महिला मेंबर हैं तो उनको अलग से अभिवादन कीजिए। और अभिवादन करने के बाद जब वो बैठने के लिए कहते हो तो आप बैठ जाएं, और बैठ करके आप भी उनको निहारें। आपको तो लोग निहारेंगे ही, है ना। देखना और निहारने में अंतर नहीं, दोनों शब्द एक ही है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो आप भी उनको देखें, क्योंकि आपके वो बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, आपके आंखों में जो आत्मविश्वास है, जो चमक है। आंखें बहुत कुछ कहती, नहीं कहती है कि नहीं। बिहारी इन्हीं आंखों की भाषा पर कह रहे थे, कहत नटत, याद होगा नहीं। आंखें ही सब कुछ बात कर देती हैं। तो आंखों की भी भाषा है और बॉडी लैंग्वेज भी है, शरीर की भी भाषा है। तो व्यक्तित्व में एक तो आंखों की भाषा भी है, तो इस पर भी ख्याल रखना है। इसमें एक आत्मविश्वास होता है, इसमें एक तेज होता है, इसमें एक प्रकाश होता है। तो ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पर भी कुछ अंक है। और फिर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक भाषा है, शारीरिक भाषा, बट जो बॉडी लैंग्वेज है, इस पर भी बात, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो। कई लोग कंधा उचकाते हैं, कई बार आदत में शामिल हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा निवारण कर लें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो आदत हो, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि वो आदत कई बार खराब महसूस होती। और फिर इसके बाद अब आता है कि कैसे आपके व्यक्तित्व की जांच हो। तो अब आप क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न कहीं से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। सामान्यतः जो शुरुआती प्रश्न है वो परिचय का ही होता है, जैसे आपका स्नातक का विषय क्या है, यद्यपि उनके पास वही रहता है, स्नातक का विषय, और उसके बाद का डेवलपमेंट रहता है। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन, सूचना रहती है, जिस आधार पर वो साक्षात्कार लेते हैं, स्नातक का विषय, उसके पहले का कि आपका घर कहाँ है, किस ज़िले में है, आपका नाम क्या है, ये सब बातें नहीं होती। जैसे अगर आप बीटेक है तो उनके पास बीटेक की सूचना होगी, और उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आपने स्वयं शेयर किया है अपने एप्लीकेशन में, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो उसकी सूचना होगी, और स्नातक के बाद आप क्या कर रहे हैं, ये सब सूचनाएं होती हैं। तो आपसे सबसे पहले तो, जैसे आप दो लोग मिलते हैं तो भाई कैसे हैं, हो सकता है वो पूछें कि हाँ जी आप कैसे हैं, आपका स्नातक का विषय क्या है। और फिर उस विषय से जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वहीं से क्वेश्चन निकलता जाएगा। यानी पहले से बहुत प्लानिंग के साथ वो लोग नहीं होते, या कोई भी नहीं होता। यानी आप स्वयं प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं। यानी आपके जो कहे गए शब्द होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल होगा। जैसे मान लिया आपने कहा कि हम बीटेक हैं, या आपने कहा कि जी हम रेलवे में जॉब करते हैं या बैंक में जॉब करते हैं, जो भी कहा आपने, तो जो आप कहेंगे पहला सवाल किससे होगा, उसी रेंज से होगा। और फिर धीरे धीरे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी हॉबी क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, और फिर वहाँ से कोई भी सवाल होंगे। तो जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है कि हिंदी साहित्य में हम लोग चर्चा कैसे करेंगे, तो अगर हिंदी साहित्य पर वो लोग आते हैं कि भाई आपका हिंदी साहित्य विषय है, हिंदी भाषा और साहित्य, ये आपने बताया, तो अब यहीं से सवाल हो सकता है कि भाषा और साहित्य में क्या डिफरेंस। आपने ही बोला है, वो नहीं जानते, आपने स्वयं बोला है कि मेरा विषय क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य है। अगर आपने भाषा के बारे में कुछ बोला, साहित्य के बारे में कुछ बोला, कुछ गलत बोला, हो सकता है कि आप कुछ गलत बोले, हो सकता है कि पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दे। तो जब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसी से वो फिर वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाषा पर ज़्यादा फोकस किया, अगर वो व्यक्ति जानकार है, तो फिर आपका इंटरव्यू कहाँ चला जाएगा, भाषा पर, कि भाई ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा होती क्या है, भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है, भाषा के घटक क्या हैं। साहित्य पर बात होगी तो साहित्य की उपयोगिता क्या है। यानी फिर यहाँ से आपका जो फॉर्मल इंटरव्यू है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ आ सकती हैं। पहली स्थिति ये आ सकती है कि आप शुरुआती 2-3 प्रश्न क्या करें, नहीं जवाब दें। अब देखिए मार्क्स कहाँ, अंक कहाँ मिलता है।
मैंने कहा था कि ये हिस्सा किसका है, व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है। तो आप कोई भी जवाब देते हैं उससे इसका क्या लेना देना है। मान लिया हो सकता है कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य है, तथ्य हो सकता है आपकी जानकारी का विषय न हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई हेमचंद्र की रचना का नाम बताइए, हमारे पास नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता है कि मेरे पास क्या हो, नॉलेज ना हो। बोला जाए कि अच्छा गोरखनाथ ने क्या लिखा, हो सकता है मेरे पास क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि गोरखनाथ ने लोक भाषा में कोई चीज लिखी होगी, लोक समस्याओं पर बात की होगी, इतना तो पता है नहीं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी गोरखनाथ की रचनाएं मुक्तक में थी और उन्होंने लोक समस्या पर लोक भाषा में, है ना, अपने विचारों को व्यक्त किया है लोक समस्याओं के समाधान के लिए। अब आप जो आंसर दे रहे हैं उसी से आपका व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है कि आपने चीज़ों को रटा है कि समझा है। यानी ज्ञान जब व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाए उसी को पर्सनालिटी कहते हैं। ज्ञान तो उसको भी था, तोते वाली कहानी सुनी होगी, एक बहेलिया आएगा, नहीं, ज्ञान तो रट के हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस रटे हुए ज्ञान से वो व्यक्तित्व में शामिल नहीं होगा, वो चिंतन में शामिल नहीं होगा, वो समाधान में शामिल नहीं होगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपने व्यक्तित्व को किधर ले जाए, आप अपनी बात से कैसे प्रभावित करते हैं बोर्ड को, इस पर ध्यान देना है। और प्रभाव विचार ही डालता है। अगर विचार मैच्योर हैं, क्योंकि आपकी उम्र क्या है, कम, सब लोग 20 और 30 के लगभग रेंज में हैं, और वो जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो किसका है, 50 से 70 के रेंज का आदमी। तो 50 से 70 के रेंज में जो विचार प्रौढ़ हुए, क्योंकि धीरे धीरे वैचारिक स्तर क्या होता है, प्रौढ़ता की तरफ जाता है। छोटा बच्चा कम प्रौढ़ होता है, लेकिन अगर उसकी प्रौढ़ता के लायक अगर 20 से 30 उम्र में आपने कुछ विचार कहा है तो फिर आपका अंक क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप में वो क्या छवि देख रहा है, अपने बेटे और बेटी की छवि देख रहा है। हो सकता है उनका बेटा बेटी उतना प्रौढ़ न हो, उतना मैच्योर न हो, और आप में वो जब वो छवि देखता है कि भाई ये जो लड़का है इस उम्र में इस तरह का विचार रखता है, ऐसे विचार रखता है, तो वो क्या होता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो अंक देगा। तो हमको इस पे घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ फैक्ट्स कम बताते हैं या नहीं बताते हैं या हम सॉरी कहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको क्या होगा, कुछ बताने को होगा, और हो सकता है कि वही 2-3 सवाल और वही उत्तर आपको क्या कर दे, अच्छे अंक की तरफ ले जाए। तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि हम जो उत्तर दे रहे हैं उसमें अंतर्निहित विचारों का क्या मूल्य है। इन्फॉर्मेशन पास कर देना ये टेस्ट नहीं है यहाँ, है ना, कि इन्फॉर्मेशन हमने क्या दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, ये हो सकता है अलग अलग, हालांकि उसका भी मूल्य है, लेकिन उससे सर्वाधिक ज़्यादा मूल्य किसका है कि उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो अंतर्निहित, जो ध्वनित, जो व्यंजित विचार हैं, उस विचारों का क्या मूल्य है। यानी आपकी वैचारिक परिपक्वता कैसी, प्रौढ़ता कैसी है, और उससे वो फिर वो उसको अच्छा लगता है बोर्ड के मेंबर को कि भाई इस उम्र में ये बच्चा इस तरीके से सोच रहा है, तो सोच रहा है तो उसको अंक मिलना चाहिए, डेडिकेटेड है अपने लक्ष्य के प्रति। और दूसरा ये है कि आखिर विचार कहाँ पर कैसे हम देखें। तो हमने कहा था कि भाई कोई भी विचार, चाहे कोई भी विषय पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, इतिहास का उत्तर दें, साइंस का उत्तर दें, जो भी विचार दें, अगर कहीं द्वंद्व आपको होता है, कई बार ऐसे राजनीतिक प्रश्नों पर द्वंद्व हो सकता है, जातिगत जनगणना वाले मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिस पर आपको लगेगा कि अच्छा जी कौन विचारधारा आपको अच्छी लगती है, वामपंथ या दक्षिण पंथ, तो आप फंस गए। नहीं, अगर आपको अब तो मैच्योर हैं, 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, बताइए कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है, तो आप क्या कहेंगे बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा कि सर कोई भी विचारधारा अगर वो भारतीय संस्कृति को जस्टिफाई करती हो, मध्यम मार्ग को क्या करती हो, इस पाथ पे चलती हो, सत्य के कई चेहरे को पहचानती हो। सत्य के कई स्तर होते हैं, जो आप देख रहे हैं वही सत्य अंतिम नहीं, जो आप सोच रहे हैं वही सत्य अंतिम नहीं, और फिर वो अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण करती हो, अंतिम व्यक्ति उसके ध्यान में है, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, और फिर वो संविधान के रास्ते पर हो, संविधान के रास्ते पर हो।
अगर ये सबको जस्टिफाई करती है दक्षिण पंथ, तो हमारा झुकाव किधर होगा? दक्षिण पंथ की तरफ। अगर ये कोई दक्षिण पंथी सरकार का निर्णय अगर इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हमारा निर्णय क्या होगा? उसके साथ होगा। अगर कोई वामपंथी सरकार इस निर्णय के साथ है, तो हमारा पक्ष किसके साथ होगा? इनके साथ हो। तो आपको ये नहीं कहना है कि मान लिया कोई कहे कि जी भक्ति आंदोलन क्यों प्रासंगिक है, तो आप कहिए कि भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति की विचारधारा को फॉलो करती है, नहीं कैरी करती है। वो मध्यम मार्ग को भी प्रस्तावित करती है, कहीं अतिरेक नहीं है, कहीं अतिवाद नहीं है, न तुलसी के जीवन में है, न कबीर के जीवन में, न सूर के जीवन में, न जायसी के जीवन में, और न छायावाद में इस तरह की बातें हैं। और सत्य के कई स्तरों को जानती है वो, जो ट्रुथ है, जिसको स्यादवाद कहा गया, जिसको महावीर ने अनेकांतवाद कहा, और अंतिम व्यक्ति का कल्याण उसके जेहन में है। हिंदी साहित्य का ध्यान किस पर जाता है? सदैव उस अंतिम व्यक्ति पर नजर रखता है, चाहे वो कबीर की कविता हो, चाहे तुलसी का रामचरितमानस हो, चाहे छायावाद की रचनाएं हो। निराला कह रहे थे कि बंदी गृह वर्ण किया, जनता के हृदय जिया। जो जनता का कल्याण है, जन कल्याण है, उसी पर अंतिम नजर। और बाद में जब हमने संविधान लागू किया, और संविधान के नॉर्म के आधार पर ही तो भारतीय संस्कृति चलती रही, अंततः हमने एक किताब स्वीकृत किया जिसको संविधान कहते हैं। अगर इन सभी को जस्टिफाई कर रहा है, तब वो कवि अच्छा है, वो राजनेता अच्छा है, वो अर्थनीति अच्छी है, या वो शिक्षा नीति अच्छी है। अगर कोई कहे कि जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी है, अगर ये सबको जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी राष्ट्रीय, अगर इसमें कहीं कहीं विरोधाभास है, नहीं तो विरोधाभास है, तो उन विरोधाभासों को चिन्हित किया जाना चाहिए। और अगर इस तरफ सरकारें जा रही हैं, तो हमारा झुकाव, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या कहीं की भी सरकार हो, या कोई द्वंद्व में आपसे कोई कहे, आप ऐसे निर्णय में फंस जाते हैं कि आप द्वंद्व में आ जाते हैं कि हम उत्तर कहाँ दें। कई बार ऐसा होता है, कोई सवाल ऐसा कर दिया जाता है, नहीं तो आप जब द्वंद्व में होते हो तो उत्तर की दिशा किधर होनी चाहिए? इन सब की तरफ, ठीक है। अब जब ये कहेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे, और फिर वो या तो दूसरी तरफ जाएंगे, या फिर इसी में से कोई सवाल वो करेंगे, ठीक है। तो कहने का सार ये है, कहने का सारांश ये है कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो आप सोचिए कि ये सवाल एक माध्यम भर है, और इस माध्यम को अपना करके हमको अच्छे अंक लाना है ना। जैसे कहा नहीं जाता है कि भाई अपना लक्ष्य रखिए एकदम सामने, कि हमारा उद्देश्य यहाँ आने का क्या है, कि हमको 120 में अच्छे अंक लाना, न कि हमको क्वेश्चन आंसर का कुछ जवाब दे देना। तो जब आपके उत्तर से जो नेक्स्ट व्यक्ति है, जो 50 से 70 साल का व्यक्ति है, उसने कुछ जीवन का अनुभव लिया होगा, समाज का लिया होगा, राजनीति का लिया होगा, अर्थनीति का लिया होगा, भाषा नीति का लिया होगा, धर्म नीति का लिया होगा, बहुत सारे विचारों से वो अवरुद्ध रहा हो, संयुक्त रहा हो, तो लेकिन अंततः इसको तो फॉलो करेगा ही वो, संविधान के नॉर्म। जैसे आपसे कोई कहे कि जी रोड जाम है, या कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और किसी पुलिस अधिकारी ने उसको इनकाउंटर कर दिया, और लोगों ने वाह वाह भी किया कि नहीं? बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर इनकाउंटर हुआ, लोगों को अच्छा लगा, और लोगों को त्वरित न्याय अच्छा लगता है कि तुरंत ही न्याय हो गया, नहीं तो क्या ये त्वरित न्याय इन सब चीज़ों को दिखा रहा है? क्या नहीं दिखा रहा है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एकदम फैमिली वाले माहौल में ले आएंगे। जब तक आपको वो सामान्य नहीं कर लेंगे, आपकी कमियों को जान नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति आपकी कमियों को कैसे जानेगा बताइए? जैसे लड़का लड़की गार्जियन लोग देखने जाते हैं, तो उस समय कमियां पता चलती हैं, उस समय शिल्प पता चलता है। संवेदना तो घर आने के बाद, जब शादी होके नहीं, तो केवल शिल्प से पता नहीं चलता। तो जो सामने जो साक्षात्कार है, आपको पहले एकदम अपनापन वाले माहौल में लाएंगे, और तब आप कुछ ऐसी बात कह जाएंगे जो लगेगा कि ये संविधान विरोधी है, ये महसूस कराएगा कि आपके व्यक्तित्व का स्तर थोड़ा कमजोर है अभी, या हो सकता है कि अभी वैचारिक प्रौढ़ता उतनी नहीं, अभी बचपना, तो ये महसूस हो जाएगा उनको। तो महसूस होगा तो थोड़ा कम अंक देंगे। तो ये सब प्रक्रिया, यानी जब निर्णय जटिल हो जाए तो कहाँ जाना है? इस दिशा की तरफ जाना है, और कहना है कि अगर इसको जो जस्टिफाई करता है उसको हम क्या करेंगे। तो एक तो ये उत्तर तब है जब क्या है, जब निर्णय कठिन हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिंदी साहित्य पर। जो आपके सामने जो प्रश्न है
और सबसे पहले हम लोग एक एक चैप्टर को उठाते हैं और इसमें जो निहित, आज हम लोग पूरा हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे 2 घंटे की क्लास में। आदिकाल प्रारंभ काल है। अगर आपसे कोई पूछे कि आदिकाल का इम्पोर्टेंस क्या है, आदिकाल का महत्व क्या है, तो आदिकाल का महत्व है सबसे पहला कि ये वैविध्य का काल है। आपसे कोई पूछे कि आदिकाल का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विविधता का है। दूसरा अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध है, कंट्राडिक्टरी। ये वैविध्य और अंतर्विरोध संवेदना के स्तर पर है, संवेदना का मतलब विषय के स्तर पर है, और शिल्प के स्तर पर है, यानी अभिव्यक्ति के स्तर पर है। इसी को अनुभूति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। और इसमें भाषा है, प्रतीक है और बहुत सारे अवयव बिंब है। तो ये जो अंतर्विरोध और वैविध्य किसके स्तर पर है? विषय के भी स्तर पर है, और इसी के साथ परिस्थिति के स्तर पर भी है। परिस्थिति के स्तर पर भी। परिस्थिति का मतलब जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस समय का, यानी जो राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक, आपके मन में जो सवाल इससे होंगे आप पूछिएगा, इन सब के स्तर पर भी है। और आर्थिक स्थिति में जानते हैं कि अभी बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पद्धति। राजनीतिक स्थिति में राजनीतिक संघर्ष है, छोटे छोटे राजा हैं जो अब लड़ रहे हैं, किसके लिए? जर जोरू जमीन के लिए। संवेदना के स्तर पर कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई रासों की बात कर रहा है, कोई लोक विषय की बात कर रहा है, लोक विषय की बात कर रहा है। शिल्प के स्तर पर भाषा कई है, भाषा कई है, कई भाषाएं चल रही हैं। तो आदिकाल किसके लिए जाना जाता है? वैविध्य और अंतर्विरोध के लिए। और माना जाता है कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक अंतर्विरोध और वैविध्य या तो आदिकाल में है या तो आज की समकालीन कविता में। नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे हिंदी साहित्य में अंतर्विरोध या तो कहाँ है, आदिकाल में है या फिर आज के समकालीन कविता में। और यही अंतर्विरोध है जिसके कारण नोमेनक्लेचर की समस्या आती है। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है कि नामकरण की समस्या आती, नामकरण का प्रॉब्लम आता है। अगर ये अंतर्विरोध और विविधता नहीं होती तो नामकरण की समस्या नहीं आती, है ना। तो नामकरण क्यों है दिक्कत? इसी के कारण दिक्कत। और चूंकि इसके कारण दिक्कत है नामकरण की, तो कई लोग अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें से 2 नाम या 3 नाम से ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। एक शुक्ल जी व्यक्ति हैं जो क्या नाम देते हैं? इनका पूरा नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र, वीरगाथा। और एक हजारी प्रसाद, गलती से महावीर प्रसाद नहीं बोल दीजिएगा, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल। और एक नाम और याद रख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन का या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो भी, लेकिन 2 से आपका काम चल जाएगा। अभी तो इंटरव्यू देना है। तो ये 2 नाम पॉपुलर नाम है, और अगर हिंदी का कोई टीचर रहा तो कोई तीसरा पूछ सकता है, नहीं तो सामान्यतः औसत ज्ञान में इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अब रटने की जरूरत नहीं है, बस 2 नाम काफ़ी है। राहुल सांकृत्यायन ने वैसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया, नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन दिया, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम, तो खैर उसकी आवश्यकता नहीं। वीर गाथा क्यों नाम दिया होगा? तो इन्होंने कहा कि भाई रासो ही इसका रिप्रेजेंट करता है, इस काल को रिप्रेजेंट कौन करता है? रासो। और इन्होंने कहा कि हम धर्म वाले को, जो धार्मिक साहित्य है, इसको साहित्य नहीं मानेंगे, तो बच गया 2, रासो और लौकिक। और इसी में इन्होंने 12 रचनाओं की बात की, और 12 रचनाओं में इन्होंने कहा कि जो पॉपुलर है वो क्या है? वीरगाथा की प्रवृत्ति है, इसलिए हम क्या नाम रखेंगे? वीरगाथा। और साथ साथ इन्होंने टिप्पणी की कि यदि कोई कहना चाहे आदिकाल तो आदिकाल कह सकता है। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940-41 में इन्होंने कहा, एक किताब लिखी हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इन्होंने आदिकाल नाम पर मुहर लगा दी। और आज हम सब आदिकाल ही नाम क्या करते हैं? जानते। इन्होंने अपना इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में। ये वही समय है जो छायावाद का समय है। इसी दौर में अपनी किताब लिख रहे थे शुक्ल जी, और किताब का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इस किताब में इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक है, तो ये तो हुआ आदिकाल। जैसे आपसे कोई पूछे कि जी आदिकाल का विशेषता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कि आदिकाल में 3 तरह का साहित्य है, और इसकी विशेषता क्या है? अंतर्विरोध है और विविधता है। क्या? हाँ, विविध मतलब विविधता। हाँ, मन में कोई सवाल हो तो पूछिएगा। विविधता, जैसे आप कहते हैं विविधता में एकता, तो वही विविधता। ठीक है, तो
यहां तक कोई सवाल है आपके पास? अंतर्विरोध का मतलब है कि धर्म और रासों में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है, ये इसके कंट्राडिक्टरी। तो विषय के स्तर पर क्या है? एक दूसरे की प्रवृत्तियों को काटना, विरोध करना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? जैसे मन में कई सारे संकल्प विकल्प होना। हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, शिल्प के स्तर पर चूंकि कई सारे, देखिए शिल्प के स्तर पर अंतर्विरोध जो है, शिल्प के स्तर पर भाषा कई सारी है, जैसे संस्कृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ठ है, देशज भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो ये कई सारी स्थितियां चल रही। छंद के स्तर पर भी विविध है, 68 प्रकार के छंद तो रासों में ही मिलते हैं। नहीं, काव्य रूप के स्तर पर अलग है, कोई महाकाव्य लिख रहा है, कोई खंड काव्य लिख रहा है, कोई मुक्तक लिख रहा है, तो बहुत सारी क्या है? विविधताएं। तो इन विविधताओं के कारण नामकरण की समस्या है। और इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि आदिकाल को कहाँ से माना जाए, कहाँ से माना जाए। कुछ लोग 7वीं सदी से मानते हैं, कुछ लोग 10वीं सदी से मानते हैं। नहीं, आप जानते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कब से मानते हैं? 7वीं सदी से। राहुल सांकृत्यायन मानते हैं 7वीं सदी से, ग्रियर्सन मानते हैं 7वीं सदी से। और 10वीं सदी से कौन मान रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी धार्मिक को शामिल करते हैं? नहीं, धार्मिक को शामिल करते हैं, ये शामिल नहीं करते। ठीक है, और कोई मन में सवाल हो तो बताइए। क्या? हाँ, खंड काव्य बता रहे। अच्छा, एड्स काव्य यानी कविता जो स्टोरी के साथ हो, जो कथा के साथ हो, जो प्रबंधन के साथ हो, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। कुछ रचनाएं किसमें होती हैं? स्टोरी के साथ होती हैं, और कुछ में स्टोरी नहीं होती, स्टोरी नहीं होती, वो मुक्त होती स्टोरी से, इसी को क्या कहा जाएगा? मुक्तक। स्टोरी अगर होगी तो प्रत्येक पद संबंधित होगा, प्रत्येक पद एक दूसरे से क्या होगा? संबंधित होगा। जब स्टोरी चलेगी तो एक ऑर्डर होगा, एक में ऑर्डर नहीं होगा, 2 लाइन बोला गया, समाप्त। ये जो मुक्तक है, इसी पर ये सिद्ध लिख रहे थे मुक्तक, नाथ लिख रहे थे मुक्तक, नहीं अमीर खुसरो लिख रहे थे मुक्तक, पदावली लिखा गया मुक्तक में, कबीर ने लिखा मुक्तक में, बहुत सारे लोग। प्रबंध के 2 हिस्से, एक को कहते हैं महाकाव्य, दूसरे को क्या कहते हैं? खंड काव्य। यानी जो प्रबंधन के साथ, स्टोरी के साथ लिखा गया, एक तो संपूर्णता में संपूर्ण जीवन की कथा कही हमने, संपूर्ण जीवन को, जीवन संघर्ष को एक स्टोरी में बांधा, तब वो क्या हो गया? महाकाव्य। जैसे रामचरितमानस, जैसे पृथ्वीराज रासो नहीं, और खंड काव्य जैसे परमाल रासो, ये क्या हुआ? केवल क्या इसकी दोनों स्टोरी में है, केवल जीवन का एक प्रसंग, जीवन का एक प्रसंग। जीवन का जब कोई एक ही प्रसंग हो तब उसको क्या कहा जाएगा? खंड काव्य। आल्हा खंड इसमें फेमस है, इसका नाम यही। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता। हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना गया? पृथ्वीराज रासो को माना गया, और आदर्श महाकाव्य माना गया रामचरितमानस। ठीक है, तो ये बहुत सारी विविधताएं हैं, और इन विविधताओं के कारण इस काल, पूछिए, काव्य मतलब कविता, इसका मतलब क्या हुआ? कविता। ये विश्वनाथ की सबसे अच्छी परिभाषा, शब्दार्थो सहितो काव्य। इसका मतलब क्या है? शब्द प्लस अर्थ का सहित भाव, सहित मतलब साथ साथ, और सहित मतलब हितयुक्त यानी कल्याणकारी। शब्द और अर्थ का शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित भाव, सहित मतलब साथ साथ, और सहित, सहित मतलब हित का मतलब कल्याणकारी, स मतलब साथ, जो कल्याण के साथ हो, इसी को क्या कहा गया? काव्य कहा गया। ठीक है, ये विश्वनाथ जी की परिभाषा है। इतना काफी है जानना। हाँ पूछिए। क्या? किसमें? अभी आएंगे, अभी हम एक एक ऑर्डर से चलेंगे तो सारे प्रश्न आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से फिर हम लोग आएंगे दिनकर तक, बढ़ेंगे आगे। हाँ, इसमें कोई आदिकाल में कोई मन में सवाल चल रहा हो इससे संबंधित पूछ। हाँ पूछिए। हाँ फिर से पूछिए। हिंदी का आदि कवि किसे माने? बिल्कुल सही सवाल है, सरहपा को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक विद्वान हैं, इनके अनुसार हिंदी का आदि कवि का मतलब क्या हुआ? पहला कवि सरहपा। और सरहपा आप जानते हैं कि धार्मिक साहित्य के व्यक्ति हैं, धार्मिक जो रासों में है ना। ये सरहपा ऐसे लोग 84, आप ये भी जानते हैं कि ये सब बौद्ध धर्म से निकले हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, फिर वज्रयान,
तंत्रयान, अभी इतना नहीं पढ़ना है, सहजयान। और ये सहजयान ही सिद्ध कहलाए। और सहजयान के बाद फिर क्या आया? नाथपंथ। नाथपंथ आया। तो ये सरहपा है कहाँ के? नालंदा के। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी का आंगन, हिंदी की जन्मभूमि कौन है? बिहार। नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी की जन्मभूमि क्या है, तो बिहार है। क्यों है बिहार? क्योंकि हिंदी का जो पहला कवि है, जो सिद्ध रचनाएं हैं, वो सब कहाँ से हैं? देखिए, नालंदा, मगही। और इसलिए इनकी भाषा को हम क्या कहते हैं? मागधी अपभ्रंश, मगध क्षेत्र का अपभ्रंश। अपभ्रंश तो सब जगह का है, लेकिन जो मगध क्षेत्र का अपभ्रंश है वो क्या है? मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब बढ़े आगे। वाल्मीकि को संस्कृत का, है ना, हाँ, आदि कवि है वो। आदि मतलब होता पहला, लेकिन किस भाषा का? संस्कृत का आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। 1200 BC। ये कब है? 700 ईस्वी। महाकाव्य की शर्तें। ठीक, इतना समझ गए। आदिकाल में ही रासों में दो नाम याद रखिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखा। कब लिखा होगा? याद कीजिए, 1191-92। तराइन का युद्ध, यानी 12वीं सदी। ये रचना कब की है? 12वीं सदी की है। नहीं, तराइन का युद्ध। और कौन से शासक का आक्रमण? मोहम्मद गोरी। और जो हिंदी नहीं जानता है वो जानता है 4 बांस 24 गज। नहीं, तो इसलिए ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हो सकता है कि हिंदी वाला ना पूछे, लेकिन जो हिंदी का नहीं है वो ये आप पूछेगा, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिए। इसमें कुछ चीज़ें अनिवार्यतः याद रखनी, कुछ चीज़ें अनिवार्यतः। 4 बांस ये डिस्टेंस है, 24 गज ये भी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस की बात। अंगुल अष्ट प्रमाण, ये भी डिस्टेंस की बात है। प्रमाण मतलब एग्जैक्ट, सही। इतना एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस है। और ता ऊपर सुल्तान है, वहां पर कौन बैठा है? सुल्तान कौन है? गोरी। मत चुको। और ये कहने वाले कौन है? चंद्रबरदाई। और फिर बाण लगता है, और जो कहानी है। और इस समय ये जो रासो काव्य है, इसमें जन समस्या नहीं है, जन समस्या नहीं। ये केवल उस समय का जो राजनीतिक आईना है, ये राजनीतिक दर्पण है और सामाजिक दर्पण है। आपसे कोई पूछा जाता है कि जी हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन रासो काव्य में कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे कि रासो काव्य भी महोदय राजनीतिक सामाजिक दर्पण है अपने समय का। सामाजिक कैसे? तो ये सामंती समाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये समाज कैसा है? सामंती समाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसमें जन समस्याएं नहीं है, और राष्ट्रीय भावना भी नहीं है। राष्ट्रीय भावना भी, ये सब लड़ाइयाँ किसके लिए हो रही हैं? व्यक्तिगत कारणों से, है ना, जर जोरू जमीन की बात। और इसी में परमाल रासो कहता है कि 12 बरस लौ कुकुर जिए। तो कोई पूछेगा कि जी क्षत्रिय 18 साल ही क्यों जिए? नहीं कहेगा, तो कहेंगे कि महोदय तत्कालीन जो सामंती सोच थी और जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उसमें युद्ध बारंबार होते थे। और उस युद्धों को प्रेरित करने के लिए ऐसी साहित्यिक पंक्तियाँ ऊर्जा लाने के लिए कही जाती थी। नहीं, वरना भारतीय संस्कृति में 100 साल जीने का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो आप सहज रहेंगे उनके काउंटर क्वेश्चन से, तब वो भी क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। क्योंकि ये फियर फैक्टर का ही मामला है। मान लिया कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हर पहलू पर आप उनके बॉडी लैंग्वेज को और आई, उनकी भाषा क्या कह रही है। बोर्ड भी आदमी ही होता है, उसमें भी कमियां होती हैं। किसी पॉइंट को लेकर के वो 5 बार सवाल कर सकता है ना। जैसे सांप्रदायिकता मुद्दा है, कोई कैंडिडेट मुस्लिम मिल गया, पूरा का पूरा बोर्ड हिंदू है। नहीं, अब तलाक का मामला है, नहीं 3 तलाक, उसमें 5 बार काउंटर क्वेश्चन कर देगा। तो आपको सहज रहना है। आपको किसी भी स्थिति में, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, तो ऐसे कई ऐसे मामले होंगे जो 4-5 सवाल बार बार वो क्या करेगा। लेकिन आपको सहज रहना और सदैव ध्यान रखना है बुद्ध के मध्यम मार्ग का। कभी भी जब घबराए, लगे कि जी उत्तर नहीं आ रहा है और कोई मौका उधर जा रहा है संविधान की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ, बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरफ और गांधी के उस अंतिम व्यक्ति की तरफ, तो आप अपने आंसर को कहाँ मोड़ दें? उधर मोड़ दें। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे कि सर मेरे जीवन का, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ये कदापि नहीं कहें कि ये जी बीडीओ बन जाना, एसडीएम बन जाना ही जीवन का उद्देश्य है।
है, ये तो माध्यम भर है। ये सब क्या है? एक माध्यम है। आइए, ये सारी बातें माध्यम भर हैं कि आप क्या बनते हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है बताइए? अच्छा, समाज की भलाई। तो ये भी एक आइडियल सा उत्तर है, नहीं है? एक आइडियल सा उत्तर है, बहुत आइडियल सा, नकली सा उत्तर लगता है। क्या क्या कहेंगे? हाँ, खुश रहना। नहीं, आप कहिए कि भाई जो संदेश हमको भारतीय संस्कृति से मिला है, वो संदेश हमको बुद्ध से मिला है, वो कबीर से मिला है, वो तुलसी से मिला है, वो विवेकानंद से मिला है, वो गांधी से मिला है। और इन सब का क्या है? हम सबसे बड़ी किताब गीता। अब देखिए, एक गुरु हैं कृष्ण भगवान और शिष्य कौन है? अर्जुन। और उपदेश कहाँ दिया जा रहा है? युद्ध के मैदान में। याद कीजिए को आइडियल शिक्षक कैसा और आइडियल शिष्य कैसा और ज्ञान कैसा होगा कि इतना शोर हो रहा है कि युद्ध सब कुछ सच चुका, और वहाँ पर युद्ध के मैदान में एक अनासक्त जीवन के साथ कर्म का उपदेश दिया जा रहा है। नहीं, क्या उपदेश दिया जा रहा है? कि भाई जो तुम करने जा रहे हो वो सब हो चुका है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, तुम क्या हो? एक माध्यम भर हो। कबीर ने भी तो यही कहा था कि जस की तस धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। यानी आपका ये कहना है कि भाई ये सारी बातें संदेशित क्या करती हैं कि हम अपने कर्म करें, अनासक्त भाव से करें, और सदैव क्या रहें? सुख के साथ साथ कहिए कि एक जो सुख दुख का जो एक मिश्रित भाव है, उसमें जो एक आनंद छुपा है, और उसके साथ साथ हमसे जो अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, हमसे किसी व्यक्ति का हित हो सकता है, समाज का हित हो सकता है, चाहे वो माध्यम वीडियो बन करके हो या नियति में कोई भी माध्यम हो, है ना, वो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप वहाँ पर नहीं टिके रहें कि हमको यही बनना ही। चलिए, तो अब इसके बाद एक दो पंक्तियां रासो काव्य में आपने कर लिया, और रासो काव्य में वीरता श्रृंगार है, जन चेतना नहीं है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, जड़ जोरू जमीन के लिए लिखा गया। लौकिक जो काव्य है उसमें, हाँ पूछ लीजिए, अभी अभी आ रहे हैं, रामचरितमानस तक सबकी तुलना करते हैं। अमीर खुसरो 13वीं सदी के व्यक्ति हैं, दिल्ली सल्तनत के व्यक्ति हैं। गुरु का नाम तो जानना ही है आपको, सबको याद होगा, निजामुद्दीन औलिया। और वो प्रसिद्ध पंक्ति भी याद होगी, चल खुसरो घर आपने। एक सूफी संत और पहेली और मुकरी। एक उदाहरण, मात्र एक उदाहरण, कोई भी उदाहरण जो आपको पहले से नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए कि अमीर खुसरो पूछा जाएगा तो हमको यही उदाहरण बोलना है। 5 नहीं नोट करना है, 1 से ज़्यादा नोट कीजिएगा तो फिर आप नहीं बता पाइएगा, है ना। अपनी कॉपी में, साक्षात्कार की कॉपी में, जिसको जो लिंग भेद पर काहे को ब्याहे परदेश, ठीक है। कई भाषा जानते हैं, फारसी भी, खड़ी बोली भी, संस्कृत भी, ब्रज भी, अवधी भी, कई सारी भाषाएं जानते हैं। हाँ, तो बोल सकते, बिल्कुल। खड़ी बोली का पहला कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। और पहेलियाँ मुकरियाँ किस में हैं? खड़ी बोली में। नहीं, जो इनके दोहे हैं ब्रज में है, नहीं। और अवधी में कौन सी रचना है? खालिक बारी। हाँ, बिल्कुल सही। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है अमीर खुसरो में। आगे बढ़ें। इसके बाद जो व्यक्ति हैं विद्यापति, बिहार के हैं, तो थोड़ी विशेष जानकारी। समय 14वीं 15वीं सदी। विद्यापति का समय क्या है? 14वीं 15वीं सदी। कई भाषा जानते हैं, मैथिली जो लोकप्रियता है इनकी, पदावली, और शिव सिंह का दरबार। राजा कौन थे? शिव सिंह। और अवहट में लिखा, अवहट में लिखा क्या? कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध है, कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं है। ये कीर्ति सिंह के दरबार में। यही इनको लोकप्रिय करता है, यही इनको क्या करता है? फेमस करता है। लोकप्रिय कौन बनाता है? पदावली। वैसे ये संस्कृत के भी जानकार हैं। शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा, ये सब इनकी रचनाएं। मैथिली लोकप्रिय करता है, ये भक्ति की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, धर्म की विसंगतियों की बात करते हैं, नारी समस्या पर बात करते हैं, भक्ति पर बात करते हैं। गंगा, 10वीं बोर्ड में कहीं कहीं ये कविता लगी हुई है, तो आपको याद रखना है। गंगा भक्ति बड़ सुख सार पावल तु तेरे। एक लाइन, चूंकि विद्यापति बिहार के हैं और कोई मिथिला का व्यक्ति होगा बोर्ड में, तो ये तो 10वीं के स्तर पर किताब में लगी हुई है ये। तो बड़ सुख सार पावल, गंगा की भक्ति करते हैं। हाँ, कोई भी भक्ति शिव की भी, नाम उगना नहीं, भक्ति कृष्ण राधा की भी, लेकिन श्रृंगार के साथ,
ये गीत के जनक माने जाते हैं, गीत के जनक माने जाते हैं। अभिनव जयदेव इनको कहा जाता है और हिंदी गीति काव्य के जनक माने जाते हैं। पर्याप्त है इतना जानना। आपसे अब इसमें विचार क्या पूछ, आप ही बताइए क्या सही होगा उगना की कहानी? शिव जी रहते होंगे? अब ये पढ़ने से नहीं होगा, ये आपके अपने क्या उत्तर होगा? जैसे आपसे बोर्ड पूछे कि आप तो बता रहे हैं कि शिव जी का नाम उगना था, तो क्या सच में शिव जी रहते होंगे उनके यहाँ? नहीं, तो क्या झूठ लिखा गया है? क्या है? काल्पनिक है, तो आप भगवान को नहीं मानते। अब इसी में से सवाल निकलेंगे, है ना? इसी में क्या, और भारतीय समाज का नहीं। अब देखिए ऐसे सवालों का उत्तर क्या होगा कि सर या महोदय, जो भी आप कहते हैं कि महोदय ये जन विश्वास है, और जन विश्वास में कोई तर्क नहीं होगा, ऐतिहासिक तार्किक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन जन विश्वास है और हम लोग जन विश्वास के साथ हैं। लेकिन इस जन विश्वास में जो शिव के प्रति भक्ति और निष्ठा और प्रतिबद्धता की बात है, उससे जनता या हम समाज सीख सकते हैं। यानी इसमें पॉजिटिव बात दिखाना है और जन विश्वासों का अनादर भी नहीं करना है, और न इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है, सांस्कृतिक साक्ष्य है, पुस्तकीय है, साहित्यिक साक्ष्य है। ऐतिहासिक कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसी कोई बातें रही होंगी, लेकिन तब भी जन विश्वास है। और इस जन विश्वास में अच्छी बात क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो उगना को जानते तो नहीं थे विद्यापति, लेकिन नौकर थे वो। लेकिन नौकर के प्रति भी जो आदर है, एक व्यक्ति का जो नौकर के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, और फिर उससे जो संबंध है, जो भावनात्मक संबंध है, उसका तो आदर किया ही जाना चाहिए। बाद में वो शिव निकले अलग बात नहीं। तो विद्यापति पर इतनी जानकारी पर्याप्त। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ, पूछिए सवाल। हाँ, तो श्रृंगार, देखिए श्रृंगार अधिक है भक्ति से, दोनों मिश्रित है। क्योंकि साहित्य में क्या होता है, कई सारे भाव होते हैं। अब अधिक कौन सा भाव, मामला ये, तो इसमें श्रृंगार के तत्व अधिक हैं किससे? भक्ति से। और यही कारण है कि विद्यापति भक्ति काल में होते हुए भी आदि काल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी एक विषय, मान लीजिए कोई भी रचना पढ़ते हैं, उसमें कई सारे भाव होते हैं। अब उस भावों में प्रधानता किसकी? तो विद्यापति की जो कविताएं हैं उसमें श्रृंगार का भाव क्या है? भक्ति की तुलना में अधिक है। और यही वो कारण है कि किसी राजा के यहाँ दरबार में है, कीर्ति सिंह के यहाँ कीर्ति सिंह की प्रशंसा भी है। तो इन सब कारणों से विद्यापति को, 15वीं सदी के विद्यापति को हम कहाँ पढ़ते हैं? आदिकाल के कैनवास में, आदिकाल के पेरीमीटर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हो गया हाँ जातीय साहित्य का उदय। आदिकाल को एक व्यक्ति बोलते हैं बच्चन सिंह, इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और इसमें वो कहते हैं कि अभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। अभ्रंश काल तो ये भाषा को व्यक्त कर रहा है, और जातीय का मतलब हुआ भारतीय। जातीय का मतलब कास्ट नहीं है, जातीय का मतलब हाँ कास्ट नहीं है, जातीय का मतलब क्या है यहाँ? भारतीय। अब समझ में आ गया? ये भारतीय साहित्य का प्रारंभिक काल है, उदय। भारत जो हिंदी की किताब है, और उसमें दो शब्द मिलता है, एक वो जाति और जाति। जातीय पॉजिटिव अर्थों में आया है, और जाति जो है वो नेगेटिव अर्थों में आया है। समझ में आया? तो कहीं भी किताब में जातीय शब्द मिले तो उसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव, वो भारतीयता के सेंस में, और जाति कास्ट के सेंस में। स्पष्ट हुआ ये दोनों शब्दों का मीनिंग? आगे बढ़ें। अब आदिकाल से कोई सवाल नहीं, कोई मन में सवाल उठ रहा हो तो पूछ लीजिए, फिर आते हैं हम लोग भक्ति काल पर। क्या रासो काव्य में वीरता एवं श्रृंगार समन्वित प्रबंध काव्य। रासो का मतलब आप क्या बताएंगे? कि रासो का मतलब है महोदय वीरता एवं श्रृंगार समन्वित प्रबंध काव्य, जो किससे बना है? रास शब्द से बना है, रास से रासऊ बना, रासऊ से रासो बना। ये ब्रज भाषा का प्रभाव, ब्रज भाषा के रास किससे जुड़ा हुआ था? नृत्य से, श्रृंगार से, और इसी से ब्रज भाषा के प्रभाव में क्या बन गया? इतना जानने की जरूरत नहीं है ना? अब वो आवश्यकता क्या हो गई, बीत गई। लेकिन अगर कोई पूछे कि जी रासों का क्या मतलब, तो आप क्या कहेंगे? वीरता और श्रृंगार से जुड़ा हुआ जो प्रबंध काव्य लिखा गया। ठीक है, और शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? रासो, रास शब्द से, और रास पुराना शब्द है। रास नृत्य जो कृष्ण लीला से भी संबंधित है ये शब्द। ठीक है, हो गया। अब आइए भक्ति काल पर। और भक्ति काल में आपसे कोई पूछता है कि भाई प्रिय कवि कौन, ये आपसे इंटरव्यू में
ये समय है 1350 से 1650। इसी को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद। और भक्ति काल नाम किसने दिया? भक्ति काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने। 1350 से 1650, 14वीं से 17वीं सदी। 14वीं से 17वीं सदी। प्रिय कवि कौन है? आप जानते हैं कि दो धाराएं हैं। आइए आइए, निर्गुण और निर्गुण में दो हैं, संत और सूफी। सगुण में दो हैं, कृष्ण और राम। आइए, ये दो हैं, कृष्ण और राम। संत में कबीर हैं, आप जान रहे हैं, ये ज्ञानाश्रयी हैं, ज्ञानाश्रयी। सूफी में कौन है? जैसी। कृष्ण में सूरदास हैं, इसमें तुलसी, और पूरा का पूरा अष्टछाप है। ठीक, यही ऑर्डर है। सबसे पहले कबीर, 14वीं 15वीं सदी। सिकंदर लोदी, ये समय किसका है? सिकंदर लोदी का। जैसी समय है शेरशाह का। रचना इनकी आती है 1540 में, पद्मावत। सूरदास और तुलसी का समय है अकबर का। सूरदास और तुलसी का समय क्या है? अकबर का समय। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिय कवि कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारे लिए सभी प्रिय, और सब अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में क्या है? श्रेष्ठ है। जैसे कोई आपसे कहे कि सर चावल दाल सब्जी जो है कौन अच्छा है, तो भाई सब अलग अलग है। भाई इनकी बात ही अलग है, इनकी बात अलग है, सब अलग अलग पैमाने पर। नहीं, ये व्यक्ति वात्सल्य पर बात करते हैं, कृष्ण पर, इस वात्सल्य वाले क्षेत्र में ये श्रेष्ठ हैं। ये सूफी चिंतन पर बात करते हैं, तो बाकी लोग तो इनके सामने कम हैं। सूफी चिंतन में क्या है? श्रेष्ठ है। ये निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, तो इस विचार में ये श्रेष्ठ है। आप कसौटी क्या लेते हैं? ये राम पर बात करते हैं। अगर राम पर देखना हो और राम प्रबंध काव्य पर देखना हो, तो कौन श्रेष्ठ होंगे? तुलसी श्रेष्ठ होंगे। तो कौन सी कसौटी है? तो इस पर आप कहेंगे, उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, है ना। अगर ये कहें कि सर निर्गुण भक्ति पर बात करनी हो, तो मुझे क्या अच्छे लगते हैं? कबीर? नहीं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको गांधीवाद पसंद है कि मार्क्सवाद, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो दर्शन और जो विचार किसी बिंदु पर संविधान को प्रश्रय देता हो, बुद्ध के मध्यम मार्ग को प्रश्रय देता हो, अंतिम व्यक्ति का कल्याण करता हो, है ना, आप तो सभी विचारों के अच्छे रूपों को मानेंगे, नहीं कि किसी एक विचार को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। और आपका उद्देश्य, गोल क्या है? कि जी हम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलें, और हमसे अंतिम व्यक्ति का, समाज के हर पैदान में जो लोग हैं, हमसे लाभान्वित। अगर वो गांधीवाद से हो रहे हैं, तो वहां तक हम मानेंगे, है ना। इसलिए कहा था दिनकर ने कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। तो जिस विचार से जनता लाभान्वित हो रही है, हमारे जिस भी कदम से, और किसी का अहित नहीं हो रहा, तो ये बातें अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कबीर की बात करते हैं। कबीर से एक कविता कोई भी याद कर लीजिए, या मैक्सिमम दो। अब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करेंगे तो इंटरव्यू से डिविएट हो रहे हैं। कोई भी एक दो कविता जो आपको अंदर से क्या लगता है। एक विद्यार्थी हमारे पास शेयर किए विचार कि हमने सर बता दिया कई जगह मॉक में कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु दुखिया दास कबीर है। तो अच्छी पंक्ति बताई, लेकिन अब समस्या बोले कि सर इसके साथ समस्या मेरी शुरू हो गई कि फिर बोर्ड ने कहा कि तब तो आप भी दुखी हैं। नहीं, अब बोर्ड ने इसके बाद दूसरा सवाल क्या किया, और सर ये 2 बार मेरे साथ हो गया मॉक देते हुए, और हम लाख समझाए, बोर्ड समझे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो बोर्ड का मेंबर था वो हिंदी का नहीं था, और हिंदी का नहीं था तो अब ऐसी पंक्तियों को आप मत बोलिए। आपको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी कौन सी पंक्ति का चयन करें कि जिसमें हिंदी का व्यक्ति हो तो भी, और अगर वो इतिहास का व्यक्ति है, वो अंग्रेजी का व्यक्ति है, वो मैथ का बोर्ड में व्यक्ति है, वो भी समझे। ये आपका दायित्व है, वो उनका दायित्व नहीं है। आपका दायित्व इतना ही खत्म नहीं हो जाता कि हमने कोई पंक्ति बोल दी। आपको वही पंक्ति बोलनी है कि अगला जो व्यक्ति है जो सुन रहा है वो पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए आपकी बात। अब वो बच्चा, हमने कहा कि फिर ये पंक्ति मत बोलो, क्योंकि ये समस्या तो है ही। जो साहित्य का आदमी होगा वो समझेगा, नहीं तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। उसको ये लगेगा कि इसको तो सामान्य कबीर की पंक्ति नहीं याद, क्योंकि समझ रहे हैं, ये इसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया। भाषा वो अच्छी है जो दूसरों तक आप क्या करें, पहुंचा दें। तो इसकी जगह पर तो सरल पंक्ति बहुत सारी है। नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी पंक्ति का चयन करें जिसमें
जो सुनने वाला व्यक्ति है वो किसी भी विषय का हो सकता है, वो केवल कबीर को जानता है, बस इतना ही जानता है। अब इसमें खतरे क्या हैं कि दो बातें हैं कबीर में। देखिए, मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना और इंटरव्यू में उत्तर देना, दोनों दो बातें। कबीर में दो बातें, एक तो ईश्वर पर बात कर रहे हैं, ब्रह्म पर बात कर रहे हैं, और दूसरा समाज पर बात कर, अर्थ पर बात कर रहे हैं, धर्म की विसंगतियों पर बात कर, इसकी विसंगति, ये दो बातों के लिए कबीर जाने जाते हैं। ये जो ईश्वर है निर्गुण, निर्गुण का मतलब गुण नहीं। कोई पूछे कि हाँ, निर्गुण का मतलब कह दिया जी गुण ही नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, निराकार, निराकार का मतलब शेप नहीं, आकार नहीं, यानी अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो लीला नहीं करते, जो अवतार में नहीं जाते, ये निर्गुण का मतलब है। निर्गुण का यही मतलब है कि भाई जिनका जन्म नहीं होगा तो माता पिता कोई नहीं होंगे, और जन्म नहीं होगा तो मौत भी नहीं होगी, और जन्म नहीं होगा तो लीला भी नहीं करेंगे। यानी जो लीला और अवतारवाद से रहित हैं, जो निराकार है, यानी कहने का मतलब एक विचार है, ये एक थॉट है, यानी एक ऐसा ईश्वर जो सर्वत्र है उपस्थित, यही है। अगर एक व्यक्ति इंडिविजुअल कह देंगे तब तो वो क्षेत्र में बट जाएगा, नहीं, क्षेत्र में रह जाएगा। भाई राम का जन्म हुआ तो एक जगह हो गए, राम के माता पिता है तो निश्चित हो गया। लेकिन एक ऐसा ईश्वर जो सर्वत्र है, तो सर्वत्र है यानी एक वैचारिक निष्कर्ष है, वो अनुभव जनित निष्कर्ष है। कबीर का अनुभव है कि ईश्वर सर्वत्र है, और बात वाजिब है, ये आपका भी अनुभव हो सकता है। ईश्वर क्या है? सर्वत्र है। तो एक वैचारिक और अनुभव जन्य निष्कर्ष है कबीर का कि ईश्वर सर्वत्र है और वो अजन्मा है और हर जगह है, कालातीत है, यानी उनकी कोई मौत ही नहीं होनी। अब ईश्वर को पाए कैसे? तो उन्होंने कहा पहली शर्त है मैं का विसर्जन कर दीजिए, अहंग। जब मैं था तब हरि नहीं, है ना। तो ईश्वर की पहली शर्त, अगर आपसे बोर्ड में कोई पूछे कि आपको भी ईश्वर मिल सकते हैं क्या, तो आप बोलिए कि जरूर ईश्वर का, ईश्वरत्व का एहसास हो सकता है जब धीरे धीरे हम अपने मैं को क्या करेंगे। एक प्रोसेस है, ये बटन नहीं है कि दबा दिया और मैं क्या हो गया, हाँ, खत्म हो गया। तो जब उस परिस्थिति में हर व्यक्ति रामत्व हासिल कर सकता है, हर व्यक्ति ईश्वरत्व हासिल कर सकता है, हर व्यक्ति ईश्वर को अनुभूत कर सकता है, केवल बुद्धि क्यों कर सकते हैं? नहीं, तो प्रक्रिया है, यानी वो अहंग का विसर्जन धीरे धीरे। आप ध्यान रखिए, अपने विचार से बोर्ड को क्या कर रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं, इतना ही भर उद्देश्य है, और उस माध्यम से आप क्या ले रहे हैं, अंक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कबीर का मतलब और कबीर से जो ये वाला हिस्सा है, ये इसके लिए कबीर ज़्यादा जाने जाते हैं। इस वाले अंदाज से ये वाला जो विषय है, जैसे होता है ना, आप कई विषय पढ़ते हैं, आप किसके लिए अच्छा जाने जाते हैं, तो कबीर ने कई विषय उठाया। कबीर एक ऐसे भक्त हैं जो कई विषय जानते हैं, जिसमें ये वाला विषय जिसके लिए समाज, और इस विषय में जो विसंगतियाँ हैं उसमें वो तर्क से बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? तर्क से बात करते हैं। वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो आंखों के सामने, इसलिए वो आंखों देखे की बात करते हैं, जो सामने दिखाई देता है। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, हिंदू कहते हैं राम हमारा। तो ये बातें, तो आप कोई एक पंक्ति इसके लिए, इन्हीं अर्थों में उनको आधुनिक कहा जाता है, इन्हीं अर्थों में उनको क्या कहा जाता है तो 15वीं सदी के, लेकिन आधुनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तर्क से बात करते हैं। यही तर्क तो राजा राम मोहन राय बात करते हैं, जहाँ से आप कहते हैं कि जी आधुनिक हिंदी का पुनर्जागरण का, नवजागरण का प्रारंभ हुआ। उन्हीं सब बातों को इन अर्थों में वो क्या कह रहे हैं, आधुनिक और तार्किक धरातल पर प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, आंखों देखी को प्रमाण मानते हैं। बस हो गया कबीर। अगर कोई कहे कि जी क्रांतिकारी कवि हैं, तो आप कहेंगे कि विचार ही उनकी क्रांति, विचार के धरातल पर कोई झंडा बुलंद नहीं कर रहे, वो कोई नारा नहीं लगा रहे हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद तो कर नहीं रहे। भाई विचार ही उनकी क्रांति का क्या है, आधार। और विचार का आधार क्या है? तर्क। रीजनिंग बेस्ड संविधान का भी यही मूल्य है। संविधान भी आपको कहता है क्या, कि तर्कों के आधार पर जिए। तो क्रांतिकारी कवि अब कहेंगे कि भाई ये मूलतः क्या है, भक्त और संत हैं, समाज सुधार भी है इनमें, धर्म सुधार भी है, ये दोनों रूप है, इसी का बाई प्रोडक्ट है ये मेन है, ये एम, इसका कल्मिनेशन, इसका रिजल्ट है ये। नहीं, जैसे आपका उद्देश्य अभी क्या है कि भाई वीडियो बन जाए, वीडियो बन के इसी पर तो बात करना है, इसी को तो समाज कैसे सुखी हो। तो कबीर क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ है, सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, और इसी पर वो बात करते हैं, और उनसे समाज सुधार होता है। तो आप कहें भाई कबीर हमको इसलिए प्रिय हैं कि वो तर्क पर बात करते हैं,
हमको एक प्रशासक बनने में या प्रशासकीय जो गुण है उसमें मदद करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। कैसे करते हैं भाई? आत्मविश्वास से ये बोलते हैं। किसी भी प्रशासक को क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए। आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई हिंदी साहित्य आपको क्या फ़ायदा करेगा, तो आप बार बार जो एक शब्द बोलते हैं संवेदनशील, ये इतनी बार बोला गया है कि ये नीरस हो गया है। कई बार कोई शब्द इतनी बार प्रयोग हो जाए कि उसका अर्थ क्या हो जाता है। तो अब ये थोड़ा इस शब्दों से थोड़ा परहेज कीजिए। बोर्ड सुनते सुनते कान क्या हो जाता है। हाँ, हिंदी साहित्य क्यों लिया, प्रशासन में क्या भाई? ये सवाल भी पूछा जाना बेकार ही है, इतनी बार पूछा गया और इतनी बार जवाब दिया गया कि हिंदी साहित्य हमको क्या बनाता है। मतलब इन शब्दों का अर्थ ही क्या हो गया। इसलिए आगे कह रहे थे कोई और शब्द खोजो, है ना। तो आपको भी क्या खोजना है? हाँ, इसके साथ साथ सपोर्ट में कुछ और शब्द बनाने है ना, कुछ और शब्द क्या कहना भाई। हिंदी साहित्य आपको पढ़ने से सोसाइटी का ज्ञान देता है, समाज का, राजनीति का, अर्थनीति का, धर्म नीति का नॉलेज भी देता है, उसके समाधान की दिशा भी बताता है और व्यक्तित्व को संवेदनशील और तार्किक भी बनाता है। तो इतनी बात बोलिए, है ना। हिंदी साहित्य आपको क्या देता है? समाज नीति, अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति का ज्ञान देता है। ठीक है, एक तो ज्ञान दिया और फिर इसका मानवीय समाधान भी बताता है। ठीक है, और व्यक्तित्व को संवेदनशील और तार्किक बनाता है। केवल संवेदनशील कहेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा जाता है, क्योंकि इतनी बार बोला गया है कि नीरस कर देता है। यानी आपको साहित्य क्या, चूंकि साहित्य समाज का आईना है और समाज से ही तो जुड़ा हुआ है, राजनीति है, धर्म नीति है, अर्थनीति है, भाषा नीति है, इन सब का ज्ञान कराता है। और जब इन विसंगतियों का ज्ञान हो जाए तो इसका आंसर भी कैसे देता है? मानवीय उत्तर देता है और हमारे व्यक्तित्व को संवेदनशील भी बनाता है और रीजनिंग बेस्ड भी बनाता है। ये नहीं कि केवल संवेदनशील बनाता है ना, आपको तार्किक भी बनाता है। क्लियर हुआ? यानी आपके ये अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को एक साथ देखने का आधार देता है, विचार देता है कि हम पास्ट को भी देखें, प्रेजेंट को भी देखें और फ्यूचर। और ये उत्तर ऐसे दीजिए कि रटा हुआ ना हो। समझ में आई बात? इसको व्यक्तित्व में उतार लीजिए कि ऐसा क्यों करता है, ये समझ लीजिए। क्लियर हुआ? रट के देंगे तो दो वर्ड वहाँ क्या होगा, भूल जाएंगे तो आई बात समझ में। तो केवल नहीं बोलना है कि संवेदनशील बनाता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई किसी कोचिंग ने रटा दिया है और सारे बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं तो इससे, इस पुनरावृत्ति से क्या होना है, बचना है। क्लियर हो गया? तो ये थे कबीर। अब आगे बढ़े, इसमें तो कोई सवाल हो तो बताइए। बोर्ड में कहीं कहीं कुछ भी संभावित उल्टा पुल्टा सवाल हो तो अब बताइए कि क्या पूछा गया है कबीर से। हाँ बिल्कुल ठीक है, नारी। आप कहिए कि महोदय जो नारी समाज है वो एक तो आधी आबादी है, नहीं, दूसरा क्या है कि भाई गृहस्थ और पारिवारिक जीवन को भक्ति आंदोलन वरीयता देता है। भक्ति आंदोलन क्या करता है, इसको वरीयता देते हैं। गृहस्थ जीवन को और पारिवारिक जीवन को नकारते लोग नहीं हैं। तो मन से निकाल दीजिए कि ये लोग सन्यास वैसे लोग हैं जो घर छोड़ करके क्या हो गए, ऐसा तो है नहीं। जितने रचनाकार हैं सब लोगों ने पारिवारिक जीवन को और जगत सत्य है, इसको जगत की सत्यता, और जगत कर्म आधारित है, इसी को लोग मानते हैं। जितने भक्ति आंदोलन के कवि हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब लोग कर्म पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। सब लोग जगत को सत्य मानते हैं, ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं, गृहस्थ और पारिवारिक जीवन में रहते हैं। इसीलिए नारी निंदा का कोई आधार ही नहीं है, निंदक नहीं है कोई कवि, नारी निंदक नहीं। कबीर ने जो कहा है वो सामंतों को कहा है, सामंतों को या इनके दृष्टिकोण को कहा है। कबीर जो कहते हैं चेतावनी किसको दे रहे हैं, सामंती व्यवस्था को दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि नारी की झाई परत, तो हर इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो बहुविवाह में लगे। अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गति। हाँ, जो बहुविवाह वाले हैं, जो सामंती सोच वाले हैं, हम कबीर की बात को समाज तक नहीं ट्रांसफर कर पाए तो ये दोष कबीर का नहीं है, ये किसका दोष है, हमारा दोष। क्योंकि सब लोग जगत को सत्य मान रहे हैं, सब लोग। कबीर स्वयं पारिवारिक जीवन में
पत्नी है, बच्चे हैं और गृहस्थ जीवन। क्लियर हुआ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो नारी निंदक होगा वो कोर्स में नहीं शामिल होगा। आपके कोर्स में भारतीय संस्कृति जिन मूलभूत विचारकों पर गर्व करती है उनमें कबीर हैं। स्पष्ट हुआ? तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाया अशिक्षा के कारण। भारतवर्ष में क्यों नहीं, लोगों तक क्यों इस तरह के विचार ट्रांसफर हो गए गलत? इसलिए कि भारत में शिक्षा का उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं रही और माध्यम रहा लोक भाषा नहीं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा नहीं रही, मातृभाषा नहीं रही। या तो संस्कृत में हुई या तो फारसी में हुई और बाद में अंग्रेजी में हुई। ठीक है, तो ये बात है। तो नारी निंदक नहीं, स्पष्ट हो गया? इसमें और कोई सवाल नहीं है। ये किनको कहा गया है? सामंती सोच को कहा गया। ठीक है, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ एक बार फिर से पूछिए। कबीर नहीं, हम फिर से हम नहीं सुन पाए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कबीर की प्रासंगिकता। भाई जो इक्वल कह रहा है कि इक्वल धरातल पर सब लोग हों, यही है ना समान नागरिक संहिता का क्या मतलब? कि हम सब इक्वल धरातल पर है। संहिता मतलब कोड, समान मतलब समानता, नागरिक तो सिटीजन समझ ही रहे हैं। भाई सब लोग इक्वल है, यही ना? यानी इक्वल हो राजनीति का आधार, सोचने का आधार, और इक्वल हो धर्म, विवाह, जितने हैं सब मामले क्या हो, इक्वल हो, यही बात है। तो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो कबीर कह ही रहे हैं, लेकिन इक्वलिटी में ही कहीं कहीं विविधता भी है कि नहीं? भारत में क्या है? विविधता है। और इस अंततः विविधता के बाद अंतिम में क्या है? कि सबका कल्याण। अगर इसको जस्टिफाई करते हैं कबीर यहाँ तक, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई इक्वल का मतलब क्या कर दिया जाए, हाँ कि सबको इक्वल कर दे। विविधता का तो सम्मान होगा ही। ठीक है, हाँ विविधता का। चलिए और कोई सवाल, आगे बढ़ें। हाँ पूछिए पूछिए, सवाल ट्रांसफर कीजिए कोई और। अच्छा इतनी आज़ादी थी, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता से है, तो उस समय आप जानते हैं कि राजा का शासन था, राजा का शासन था, बाकी लोग क्या थे? प्रजा थे। किसान टैक्स दे रहा है और ये राजा सामंत है। नहीं, राजा क्या है? सामंत है। और अभी वस्तु विनिमय चल रहा है, धीरे धीरे हम मुद्रा अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो इनका एक सीमित इलाका है जहाँ पर इनका प्रत्यक्ष शासन है, आप जानते हैं, सेंट्रलाइज जिसको कहते हैं। बाकी जगह तो टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने आदमी रखे हुए, उप सामंत रखे हुए, उप सामंत रखे हुए, यही है, यही उस समय का सिस्टम है, आगे तक नहीं। अब प्रजा में ही कबीर एक व्यक्ति और बहुत सारे लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं जुलाहा का, बनारस में है। इनको रोकेगा कौन? धर्म का व्यक्ति। धर्म में कौन? धर्म में ही रोकेगा, क्योंकि दोनों पर अटैक कर रहे हैं। ये व्यक्ति किस पर अटैक कर रहे हैं? दोनों पर, और दोनों की जो गलत बातें उन पर। इसका मतलब है, कई बार लोग कह देते हैं कि जी निरक्षर हैं इसलिए शास्त्र का विरोध करते हैं। जी नहीं, ये शास्त्रवाद का विरोध करते हैं। शास्त्रवाद, शास्त्रों का विरोध नहीं करते। और निरक्षर होना गुनाह भी नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति की खिड़की केवल पुस्तक नहीं, अनुभव भी तो बड़ी किताब नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति का खिड़की केवल पुस्तक हो सो तो है नहीं, समस्या भी है। आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, अनुभव होगा, वही तो ज्ञान प्राप्ति का आधार है। तो शास्त्रवाद का विरोध करते हैं बनारस में। तो इनको कहने से तो कोई नहीं रोक रहा, जब तक कि ये बातें यहाँ तक नहीं जाती। अब मीडिया है नहीं कि उल्टा सीधा पहुँचा दे, नहीं कहा नहीं जा रहा भाई। आजकल मीडिया का भी विरोध बहुत तेजी से हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई खबरों ने फैला दिया है इतना अंधेरा और भी गहरा कि चलो रोशनी के लिए कुछ अखबार जलाया जाए। नहीं तो मीडिया है नहीं। अब यही लोग जाके कंप्लेन करेंगे कि भाई, तो ये व्यक्ति आते भी हैं सिकंदर लोदी, इनको बुलाया भी जाता है, कबीर को बुलाया जाता है। और मिथक ये है कि यातना भी दी जाती है, पानी में फेंकवाया जाता है, हाथी के पैरों से दबाया, ये सब मिथक है। कहने का मतलब कि कोई भी अच्छे विचार का विरोध तो होगा ही, लेकिन जिनको समस्या है वही तो विरोध करेंगे। बाकी इनको तो कोई मतलब नहीं, इनका तो मतलब है कि टैक्स बना रहे और इनके विचारों से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव किनको पड़ रहा है ना? पाहन पूजे हरि मिले, ये हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान, तो इन दोनों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोनों बनारस में है और सोचते हैं कि मेरी दुकान क्या हो रही है, हाँ थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो इसके लिए तो होगा ही विरोध। लेकिन वैसा कोई लोकतंत्र नहीं है कि कबीर कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद इनके अगेंस्ट में कर रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं है अभी मामला। मामला क्या है?
धर्म और समाज में जो विसंगतियां, मामला कहीं पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल मामले होंगे 19वीं सदी से, और पॉलिटिकल सामूहिक मामले बन जाएंगे गांधी के साथ। स्पष्ट हुआ क्या? राजनीतिक का, क्योंकि अभी आप 2022 में है तो 2080 की बात कैसे जानेंगे? तो पॉलिटिकल बातें तो थी ही नहीं वहाँ। और भारत में तो राजनीति नाम का जो जिसका क्षेत्र था वही उसका राज्य था। ये तो 1857 तक आप जानते हैं। तो राजनीतिक प्रश्न तो थे ही नहीं समाज में। राजनीतिक इकाई में भारत एक था ही नहीं। भारतवर्ष की एकता सांस्कृतिक एकता थी, और भक्ति आंदोलन में भाषाई एकता की बात हुई। और उस समय का जो सिस्टम था सामंती व्यवस्था, उसका पूरे भारतवर्ष में कोई राजनीतिक एकता वाली बात अभी तक थी नहीं, इसलिए संभव ही नहीं था। हाँ बताइए। हाँ बता देते। ठीक है बताते हैं। अगले व्यक्ति कौन है? जयसी। एक ही लाइन याद रखना है, मानुष प्रेम। क्या? पूछिए। हाँ ठीक, अभी तुलसी के साथ दोनों को जोड़ के बताते हैं। जयसी में किसको याद करना है? बस एक लाइन याद रखिए, मानुष प्रेम, बस एक लाइन, मानुष प्रेम भयो बैकुंठ, हो गया। पद्मावत लिखा, 1540 में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, प्रबंध लिखा, स्टोरी के साथ लिखा। रत्नसेन की बात की, पद्मावती की बात की, अलाउद्दीन की बात, प्रेम कथा लिखा। सूफी चिंतक हैं, समन्वय की बात करते हैं, भारतीय और फारसी दोनों। जगत की सत्यता की बात करते हैं। अलाउद्दीन का मतलब सामंतवाद, इसी का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन का मतलब सामंती व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसमें कोई सवाल है? इतना जानना काफ़ी। कोई सवाल? सूफी, हाँ पूछिए। सूफी किनको कहा जाता है? बिल्कुल उदारवादी विचारधारा मुस्लिम समाज में, जो मुस्लिम समाज में उदारवादी विचारधारा थी उसी को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। ठीक है। जो एक तो बाहर से आए, और कौन लेके आए बताइए? सबसे पहले कौन थे? निजामुद्दीन। और उसके पहले कौन थे बताइए? और इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम की कट्टरता जितनी थी उसका विरोध किया, और कहा कि संबंध किस पर हो? संबंध प्रेम पर हो। कुरान का डिफिनीशन बदला जा सकता है, ये चेंज हो सकता है, और जीवन प्रेम से चलेगा। यही सब जो विचारधारा लेकर के आए उन्हीं को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। कब आए भारत में बताइए? 8वीं 9वीं सदी में ये लोग आते हैं, और एक पॉपुलर सूफी फिर बाद में निजामुद्दीन औलिया होते हैं, फिर इसी में कई सारे लोग बढ़ जाते हैं। इसी विचार को साहित्यिक रूप में जो व्यक्त किया सबसे पहले किसने किया? मुल्ला दाऊद ने किया, चंदायन ने किया। इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अब आ जाइए तुलसीदास। रामचरितमानस लिखा, 1574-75 में लिखा। कवितावली लिखा, विनय पत्रिका लिखा, पार्वती मंगल लिखा। काफ़ी है इतना जानना। ये तुलसी है, मध्यकाल का समय। रावण प्रतीक है किसका? लोक मंगल की बात की, लोक भाषा में लिखा, लोक संस्कृति को तरजीह दी, प्रेम पर बल दिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहा राम को केवल क्या अच्छा लगता है? प्रेम अच्छा लगता है। 7 कांड में लिखा, कांड का मतलब अध्याय, 7 कांड में लिखा। इसमें और क्या सवाल हो सकते बताइए? कबीर के राम जो आप पूछ रहे थे, तुलसी के राम, राम क्या? चलिए वाल्मीकि के भी, कबीर के भी, केशव के भी, तुलसी के भी, निराला के भी, और आगे भी बहुत तरह के राम। नाना भांति राम अवतारा। वाल्मीकि के रामायण 1200 BC की बात हो रही है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट है इनका। कबीर के राम निर्गुण, केशव के राम राजा, तुलसी के राम लोक जीवन में, और सगुन। इन दोनों में कोई विभेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल एक ही अंतर है कि ये लीला करते हैं, लीला नहीं करते, ये लीला करते हैं। ये अवतार में है, ये अवतार नहीं है। बाकी कोई विभेद नहीं है, बाकी कोई अंतर नहीं है। केशव के राम राजा हैं, और राजा हैं तो इनमें कूटनीति है। ये राजत्व की बात करते हैं। ये तुलसी के राम लोक जीवन में है, आम आदमी, संविधान, मध्यम मार्ग, इस पर फॉलो करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये निर्गुण है, ज्ञान मार्गी। ये पॉपुलर हुए चूँकि ये स्टोरी थी, धर्म जुड़ गया इससे, और सगुन थे ही, इस कारण से तुलसी के राम क्या हो गए? पॉपुलर हो गए। कबीर के राम चूँकि अनुभव जनित हैं तो इसलिए थोड़े समझने की मांग करते हैं। गांव में दोनों की पॉपुलरिटी है ना, लेकिन अगर औसत मिजाज देखिए तो थोड़ा तुलसी के राम ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? ये फैक्टर था, धर्म जुड़ गया, स्टोरी थी, सगुण थे। सगुण मतलब सामने थे, कोई फोटो था। ठीक है।
अब इसमें कोई सवाल हो तो बताइए, पूछिए। दोनों में अंतर क्या है? निराला के राम आधुनिक है, जैसे आप हैं, जैसे आप सब, हम सब लोग हैं। निराला के राम क्या है? आधुनिक साधक। ये गांधी के रूप में है, गांधी के रूप में, ठीक है। केशव के राम कम पॉपुलर हैं, चूंकि ये तो राजा बने रहते हैं, कूटनीति करते हैं, जो जनता तक चाहे। और भाषा भी कैसी है? भाषा नीति भी इनकी अभिजात्य भाषा की बात करते हैं। तो अभिजात्य भाषा के साथ लोक में ट्रांसफर नहीं ही होना था, नहीं हुए। किताब का नाम क्या है? रामचंद्रिका। कोई मन में और कोई इंटरव्यू के लिए कोई सवाल बनता हो, इमेजिनरी भी, तो पूछिए। तुलसी के राम राज्य से मेल खा रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। राम राज्य, राम राज्य एक प्रतीक है, ठीक वैसे ही है जैसे संविधान की प्रस्तावना। इसी प्रतीक को गांधी भी अपनाते हैं, गांधी का स्वप्न भी यही है। यानी एक विचार है, और विचार क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिकता पर। राम राज्य, दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक मतलब भूकंप वगैरह प्राकृतिक, भौतिक मतलब आर्थिक। किसी को न पैसे की दिक्कत हो, न कोई रोगी हो, और न कोई प्राकृतिक आपदा, ऐसा ही होगा राम राज्य। यह राम राज्य होगा नहीं दरिद्र, नहीं दरिद्र, कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध, न लक्षणहीन। तो अगर आपसे कोई एक ही वाक्य पूछे तो ये वाला बोलिए। कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई अज्ञानी नहीं होगा। अज्ञानी मतलब अशिक्षित, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, 100% साक्षरता होगी, और सबको ये स्किल के साथ होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो राम राज्य क्या कह रहा है कि कोई क्या होगा? कोई गरीब नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, 100% लिटरेसी होगी, नहीं, और सब स्किल के साथ होंगे, कोई बेरोजगार भी नहीं होगा। यही बात तो संविधान भी कहता है, नहीं? अब इसी के लिए वो कहता है कि जी हमको न्याय, इसका लक्ष्य है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए कि नहीं, जस्टिस चाहिए। इस जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट हमने बना दिया, इस संबंधित कानून के लिए हमने संसद बना दिया, नहीं? और इसको लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी, आप जैसे ऑफिसर है ना। हमको स्वतंत्रता भी चाहिए, हमको न्याय भी चाहिए, हमको समता भी चाहिए, इक्वलिटी भी चाहिए। किसकी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। क्योंकि अवसरों को सीमित कर देना ही तो गरीबी, गरीबी है क्या? अवसरों को छीन लीजिए, गरीब हो जाएंगे। नहीं, अभी 800 सीट है, घटा के 80 कर दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा? अब 800 लोग अमीर होंगे कि नहीं होंगे ना इस बैच में? अवसर बढ़ा दीजिए, किसी गांव से नेशनल हाईवे निकल जाएगी तो अमीर होंगे कि नहीं लोग? अवसरों को छीन लेना ही क्या है? गरीबी को बढ़ा देना है। तो अब स्कूल सब समाप्त कर दीजिए, गरीब हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर 1 साल के लिए सोचते हो तो दूसरा काम है, 10 साल के लिए सोचते हो तो दूसरा काम, लेकिन अगर 100 साल के लिए सोचते हो तो शिक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि शिक्षा क्या है? एक दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैला आंचल लिखते हुए रेणु ने कहा था कि रोग के 2 ही कीटाणु, गरीबी और अशिक्षा। तो अगर सबको गरीब बनाना हो, अब 100 साल पे हमारी नज़र हो, तो हम सब स्कूल कॉलेज क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। क्योंकि हमारी नज़र क्या है कि हम आगे 100 साल तक लोगों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? गरीब बनाएंगे। अगर 100 साल आगे हमारी नज़र है, इसलिए पिता क्या सोचता है कि चलो अभी मेरा प्रेजेंट खराब हो जाए, लेकिन फ्यूचर बच्चों का क्या हो। इसलिए रिक्शा वाला भी पढ़ाता है, अपना आय का 50% से अधिक कहाँ खर्च करता है? एजुकेशन पे करता है कि नहीं? मदर फादर करते हैं ना। और सरकारी माई बाप कितने करते हैं? 2%। नहीं, सरकार भी तो माँ बाप, जो किससे चलना है? संविधान से। अगर उनकी नज़र होती कि अगला जनरेशन, नज़र 5 साल पे नहीं होती, नज़र किस पर होती? 100 साल पे। तो किस पे नज़र डालते? स्कूल कॉलेज पर? नहीं। तो हो गया राम राज्य। संविधान भी कह रहा है, गांधी भी यही बात कर रहे हैं। प्रिय कवि कौन? किसी को भी कह सकते हैं। हाँ बताइए। कबीर पर एक ही बात है कि वो तर्क, और तुलसी में क्या है? सबका अलग अलग हथियार है भाई। नहीं, बढ़ी का अलग हथियार है, लोहा व्यवसाय का अलग हथियार है, शिक्षा व्यवसाय का अलग हथियार है। तो कबीर का हथियार क्या है? तर्क, विचार, प्रत्यक्ष, यही प्रमाण है जो सामने देखा। तुलसी का क्या है कि थोड़ा समरस समाज बने, समन्वय पर हो, मर्यादित हो, ये है। दोनों की मेडिसिन केवल अलग अलग है, दोनों की नज़र एक ही सॉल्यूशन पर है, एक ही रोग। रोग क्या है? सामंती व्यवस्था, जो अभी समझाएंगे। इनकी मेडिसिन अलग है, इनकी मेडिसिन अलग है। भाई बुखार हुआ तो किसी ने कोई मेडिसिन चलाया, किसी ने कोई मेडिसिन चलाया, बस इतना ही अंतर।
दोनों में कोई टकराव नहीं है, दोनों का लक्ष्य क्या है, जो समाज की बीमारी है, जो धर्म की बीमारी है, उसको दूर करना। एक हुआ थोड़ा होम्योपैथिक, एक हुआ थोड़ा हाँ, बस इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं। नहीं, एक हुआ सीधे सीधे बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा पहले हैं, ये 14वीं 15वीं सदी के हैं, ये 16वीं सदी के हैं। इन्होंने अनुभूत किया है। आप नहीं कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है, इनको सहानुभूति है, इनको परानुभूति है, ये सह वेदना के शिकार रहे हैं, इन्होंने वेदना समझा है, उन्होंने वेदना अनुभव किया है। ये मुक्तक में कहते हैं तो इसलिए सीधे सीधे आपको लगता है, ये स्टोरी में कहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या लगता है, बस इतना ही अंतर है। कहने का जो तरीका है एक स्टोरी के माध्यम से, तो ध्यान चल जाता है स्टोरी पर। लक्ष्य तो यही है, रोग का निदान ही है। इनका क्या है, मुक्तक में बात करते हैं, सीधे से 2 लाइन में बोलना है, तो ये दिखाई देता है। दोनों की नज़र एक ही है, दोनों की नज़र किस पर है, फ्यूडल समाज को कैसे कमजोर किया जाए, इसी नज़र। मांगी के खैबो ये बोलते हैं कवितावली में, मस्जिद के सोयो मतलब मस्जिद में सो जाएंगे। अब जरा देख लीजिए सामंतवाद क्या है। वाद मतलब विचार, और सामंत समझ ही रहे हैं कि राजा को उस समय क्या है, राजा जिस विचार से गाइडेड है वो क्या है, सामंती व्यवस्था है, जिसमें टॉप पर राजा है और इसके नीचे उप सामंत, और सबसे नीचे कौन है, प्रजा, किसान। मध्य वर्ग नहीं है, मध्य वर्ग नहीं है। 2 ही वर्ग हैं समाज में, समाज में 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा। समाज में 2 ही वर्ग हैं, अभी जैसे कई वर्ग हैं सोसाइटी में, मध्य वर्ग के भी कई लेयर्स हैं, गोदान में ही मध्य वर्ग के कई लेयर दिखाई देंगे। तो समाज में उस समय 2 ही है, एक तो ये है, उसके नीचे इसके हेल्प के लिए ये है, और प्रजा है। अब प्रजा को विभाजित रखना है, किसके लिए विभाजित रखना है, इनकी। और जब विभाजित रखना है तो उसमें सहारा क्या होगा, जाति, इसमें सहारा क्या होगा, पाखंड, इसमें सहारा क्या होगा, भाषा नीति, इसमें सहारा क्या होगा, दर्शन, इसमें नारी, बहुत सारी बात। हमको इनका शोषण करना है तो राजा क्या चाहेगा कि इनको जाति में बांटो, विभाजन, ये शाश्वत फार्मूला है। अंग्रेज आएंगे तो भी करेंगे, बांटो और राज करो, ये तो कॉमन सा निष्कर्ष निकाला गया फार्मूला है, ठीक है। तो जाति में ये बांटेंगे, पाखंड धर्म का पैदा करेंगे, क्योंकि धर्म इनको जस्टिफाई करेगा नहीं, धर्म इनको क्या करेगा, अश्वमेघ यज्ञ कराएगा, धर्म इनको अश्वमेघ यज्ञ कराएगा, उसके लिए पूजा कराएगा। अंततः किसको लॉस होना है, भाषा नीति, भाषा नीति अभिजात्य रखेगा। दर्शन में कहेगा कि जगत असत्य है, नारी बहुविवाह की बात करेगा, क्योंकि ये तो कमजोर सबसे हैं, ये तो सबसे कमजोर। अगर समाज का सबसे कमजोर चेहरा कौन है, नारी। धर्म राजनीति दोनों की नज़र इस पर रहती, इसलिए मुस्लिम समाज में भी आप देखेंगे हलाला व्यवस्था, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं वो अंततः किसको शिकार बनाती हैं, नारी को नहीं, महिला को। कबीर या जो भक्ति आंदोलन के तुलसी वगैरह सब लोग जो है, इसको समझने लगे कि समस्या ये है, इसी पर वो अटैक कर रहे हैं। ये किस पर अटैक कर रहे हैं, चाहे सूर हो या जो भी हो, अटैक किस पर है, इसी पर, इस पर अटैक कर रहे हैं। कबीर सीधे सीधे कर रहे हैं, राम केवट को गले लगा रहे हैं, स्टोरी के माध्यम से सबरी के जूठे बैर खा रहे हैं राम। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। सामंत सूरदास के यहाँ कौन है, उद्धव। तुलसी के यहाँ कौन है, रावण। जायसी के यहाँ अलाउद्दीन। इसलिए जायसी कह रहे हैं मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही क्या है, बैकुंठ है। इसलिए ये लोग प्रेम पर बात कर रहे हैं, और प्रेम समान धर्मी। भक्ति आंदोलन की एक विशेषता क्या है, प्रेम। स्पष्ट हो गया, क्लियर हुआ। तुलसी भी इसलिए धर्म का जो पाखंड है उसका, इसलिए तुलसी के राम क्या कहते हैं कि भाई राम को केवल प्रेम अच्छा लगता है, राम लोगों से गले मिलते चल रहे हैं, राम लोक जीवन के राजा। राम कहाँ है, घर से निकलते हैं। तुलसी उनको कहते हैं कि आप 14 साल तक बताया राम ने कि भाई जगत सत्य है, यही तो बताया, तुलसी ने तो यही किया। तुलसी को जब परेशान किया गया तो उन्होंने कहा कि धूत को हो, अवधूत को हो, राजपूत को हो, मेरी कोई जाति न चाहो, कहो कि जाति पाती। मांगी के खैबो मस्जिद के सोईबो, मस्जिद में सो जाएंगे। उस समय के ये लोग क्या हैं, एक समाज चिंतक हैं, सामाजिक धार्मिक समस्याओं को महसूस करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन सॉल्यूशन देने का जो आधार है वो क्या है, भक्ति। क्योंकि उस समय कोई राजनीतिक चिंतन था ही नहीं, न हो सकता था, समय की सीमाएं, उस समय राजनीतिक बोध नहीं हो सकता था।
क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। तुलसी भी नारी निंदक नहीं है, कहीं कहीं समय की सीमाएं हैं और कहीं कहीं जो नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर ने बोला है। तुलसी समन्वय की बात करते हैं, चाहते हैं कि संयुक्त परिवार बचा रहे, वो तो प्रेमचंद भी आगे चल करके चाहते हैं। बड़े घर की बेटी में देखते नहीं हैं, हाँ सब कुछ हो जाता है, त्याग कौन करती है बताइए? जो बहू है, नहीं क्या नाम है, आनंदी। तो प्रेमचंद भी आनंदी से सेक्रीफाइस करवा देते। लाल बिहारी अभी भी बेरोजगार है, पाव भर घी अभी भी है। अगर पाव भर की जगह पर 5 मन होता, 5 किलो होता, नहीं पाव भर घी अभी भी रहेगा, अब तो वही समाप्त हो गया। तो समस्या तो है। चलिए अब हो गया भक्ति आंदोलन। कोई और सवाल है आपके मन में? बढ़े आगे। हाँ जो भी है, जैसे ढोल गंवार है, इसमें आपको नहीं फंसना है। ये समुद्र का स्टेटमेंट, कब स्टेटमेंट है? सीता का पता हो गया है, हनुमान जी आ गए हैं, वहाँ का भी लंका का भी मैसेज आ गया है, यहाँ से भी लंका का मैसेज और मैसेंजर दूत सब मैसेज लेके चला गया है। अब राम को पता है कि अब रास्ता लेना है, तो समुद्र से 3 दिन विनती करते हैं। विनती करने के बाद रास्ता नहीं मिलता तो कहते हैं कि भय बिनु होए न प्रीति, लक्ष्मण वास से बाण मांगते हैं। समुद्र को लगता है कि अब हमको दंड मिलने वाला है, समुद्र आ जाता है और वही समुद्र कहता है कि ढोल गंवार, अपने को भी उसमें शामिल करता है। तो इसलिए शब्दों के अर्थ से जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही नेगेटिव कैरेक्टर है, स्वयं ही विरोधी कैरेक्टर है। और फिर चूंकि बगल में रावण भी है, बगल में पड़ोस में कौन है? अभी तक उसको लग रहा था कि रावण ही शक्तिशाली है, जब उसको लगा कि नहीं हमारा भी काम हो सकता है, तो फिर वो सामने आ जाता है और वही बताता है कि भाई आपके कैंप में 2 IIT इंजीनियर हैं, नल और नील नहीं और फिर रास्ता मिल जाता है। तो इसमें तुलसी दोषी नहीं है। मैला आंचल में नागा साधु गाली देता है तो रेणु थोड़ी देते हैं, और होरी बेईमानी करता है भाई से तो आप कहते हैं कि प्रेमचंद बेईमान है। भाई तो रामचरितमानस एक किताब है, एक फिल्म है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो नेगेटिव बोलेगा, जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या बोलेगा? पॉजिटिव बोलेगा। बस इतना ही भर है। तुलसी तो राइटर है, तो तुलसी एक किताब के माध्यम से मैसेज देते हैं, तो जो नेगेटिव होगा वो तो नेगेटिव करेगा ही। कोई फिल्म देखते हैं तो कोई खलनायक तो खलनायक ही का काम करेगा, उसमें डायरेक्टर कहाँ से दोषी होगा? क्लियर हुआ? बताइए। अब देखिए सीमा क्या है। कई बार ये सवाल हो सकता है कि अगर भक्ति का आंदोलन नहीं होता तो क्या होता, और भक्ति आंदोलन का लिमिटेशन क्या था? तो लिमिटेशन यह है कि राजनीतिक बोध स्पष्ट नहीं है, राजनीतिक बोध स्पष्ट नहीं। तो ये भक्ति आंदोलन की भी सीमा है और समय की भी, क्योंकि 16वीं सदी 17वीं सदी का समय है, अभी राजनीतिक बोध होगा भी नहीं और है भी नहीं, है भी तो केवल थोड़ा बहुत राम राज्य एक आदर्शवादी व्यवस्था के रूप में, अभी कोई राजनीतिक चिंतन स्पष्ट नहीं। दूसरा क्या है कि भारत में अशिक्षा रही, अशिक्षा के कारण जो संदेश है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, संदेश जनता तक नहीं गया। तीसरी बात, सामंती व्यवस्था और सामंती व्यवस्था मजबूत होती जाती है। इन लोगों ने प्रहार किया, कमजोर हुआ, लेकिन कमजोर के बाद फिर जीवनी शक्ति पा लेता है। ये रीति काल में अकबर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद ये व्यवस्था और धीरे धीरे क्या होने लगती है, और क्षेत्रीयता का उदय होता है 1707 के बाद, क्षेत्रीय राज्य 1707 के बाद, लेटर औरंगजेब जो है उसके बाद क्या होने लगता है, तो सामंती व्यवस्था मजबूत हुई। भक्ति आंदोलन का जो सोशल मैसेज था वो जनता तक नहीं गया और ये चला गया। फिर धर्म, चूंकि इसके आधार था धर्म, ये फिर हावी हो गया और छोटे छोटे राजा रहे। राजा कैसे रहे? छोटे छोटे। इनका जो क्रांतिकारी मैसेज था भक्ति आंदोलन का वो जनता तक नहीं ट्रांसफर हुआ, वो फिर धर्म के आवरण में चला गया। राम जो क्रांतिकारी थे वो राम अब कहाँ चले गए? वन से, समाज से, फिर चले गए मंदिर में। तुलसीदास ने तो भेज दिया था समाज में, तुलसी ने कहाँ भेज दिया कि जाइए समाज को मैसेज दीजिए 14 साल का वनवास। चूंकि हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति क्या थी, या तो फारसी या तो संस्कृत। अगर इसकी जगह पर लोक भाषा, अगर अवधि में होने लगती शिक्षा, तो रामचरितमानस क्रांतिकारी किताब हो जाती। अगर हमारे यहाँ शिक्षा का माध्यम क्या रहता, अवधि होता, ब्रज होता, मगही होता, भोजपुरी होता, तो मैसेज कुछ और ट्रांसफर होता। ठीक है। और फिर अंग्रेजी व्यवस्था आ गई, तो ये मामला रहा। तो ये भक्ति आंदोलन की सीमाएं थी, कमियां थी। भक्त कवियों की सीमाएं नहीं थी, हमारे सोसाइटी की जो बनावट थी उसके कारण भक्ति आंदोलन धीरे धीरे
डाइल्यूट हो गया, उसका चेहरा बदल गया, बदलाव के रूप में समझा गया, और फिर क्या आ गया, रीतिकाल, जो इसको जस्टिफाई कर रहा था। और इसमें जो कवि थे वो कौन थे, आ गए सब लोग दरबार में आ गए। दरबार मतलब सामंत। ये दरबार किनका था, सामंत का था। कुछ लोग इनके दरबार में पैसा कमाने लगे, चूंकि वस्तु विनिमय से समाज किधर जा रहा था, मुद्रा विनिमय की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा था। याद कीजिए कि तुगलक साहब ने मुद्रा चलाई थी, फ्लॉप कर गए। शेर शाह ने, धीरे धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। तो ये सब लोग पैसा कमाने के लिए दरबार में गए। कुछ लोग दरबार छोड़ दिए, रीति मुक्त हो गए, घनानंद जैसे लोग, व्यक्तिगत कारण, ठीक है। तो इसमें आप बिहारी की केवल एक कविता याद रखिए, एक कविता घनानंद की, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। और वो वाली कविता तो याद रखना ही चाहिए, कहत नटत, वो तो याद ही होगा। नहीं, आगे बढ़ें। भारतेंदु युग, समय, हाँ पूछिए। शुद्ध मतलब प्योर, द्वैत मतलब दो, ब्रह्म और जगत दोनों शुद्ध है, यही शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म और जगत दोनों सत्य हैं। ये विरोध में था किसके, अद्वैत के। अद्वैत किसका था, इसी अद्वैत के शस्त्र का सपोर्ट किया सामंतवाद व्यवस्था ने, सामंती व्यवस्था ने। इन्होंने कहा कि जगत असत्य है, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया शोषण के लिए। इसका फिर विरोध वल्लभ ने किया, रामानुज ने किया, मध्वाचार्य ने किया, ठीक है। यानी सब पूरी भक्ति आंदोलन की फिलॉसफी किस पर आधारित है, जगत सत्य है, और सत्य है तो जनता को फायदा होगा, असत्य कहिएगा तो मोक्ष हावी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सूरदास को, अच्छा चार सपोर्ट में से एक हटा दिया जाए, हाँ नहीं तो और भी सपोर्ट है बहुत सारे, चार तो आपको पढ़ने, ये तो सभी भाषाओं में। भक्ति आंदोलन भारतवर्ष की सभी लोक भाषाओं में है, वो कश्मीर में भी है, वो तमिलनाडु में भी है, वो अरुणाचल में भी, असम में शंकर देव भी है। क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी इसलिए चार पढ़ना है, चार में भी बहुत सारे कवि। तो अगर कोई कहे कि इमेजिनरी क्वेश्चन की सूरदास को हटा दिया जाए, हाँ तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, चूंकि बड़े कवि हैं, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन भक्ति आंदोलन एक बड़ा कैनवास, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर है, और सभी लोक भाषाओं में है, वो उड़िया में भी है, वो तमिल में भी है। इसलिए भक्ति आंदोलन ने एक सांस्कृतिक एकता का निर्माण किया है भारतवर्ष, जो अपने समय की विरोधी शक्तियों से जूझता है लोक भाषा के साथ। जब मॉक ले रहे थे तो कई लोगों ने बोला कि हमारा प्रिय काल छायावाद, और फिर जाके फ्लॉप कर गए अगले क्वेश्चन में। तो इतना छायावाद जब नहीं जानते तो इतना प्रिय क्यों बनाया हुआ है, बताइए। मतलब आप बैल मुझे मार, क्यों ऐसा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई जबरदस्ती छायावाद पूछ रहा है। अच्छा, छायावाद मेरे विचार से मत कहिए, क्यों नहीं कहिए, क्योंकि फिर वही सवाल होगा। सवाल ये होगा कि जैसे वो लड़का कह रहा था कि दुखिया दास कबीर है, और हमको सवाल पूछ देगा कि दुखी हैं क्या, और कबीर दुखी रहते थे क्या। तो छायावाद यद्यपि आप जानते हैं, बोर्ड को आप बता नहीं पाइएगा। यहाँ भाषा कम्युनिकेशन गैप, आई बात समझ। तो जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप होने लगे कंसेप्ट के स्तर पर, भाषा के स्तर, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। चूँकि आप लाख कोशिश कीजिए कि जो नन हिंदी का या हिंदी का भी, अब वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी छायावाद में, और इतना समय नहीं है 1-2 मिनट में कि आप इसको क्या कर दीजिए। तो आप प्रिय भारतेंदु युग को भी कह सकते हैं, बहुत कम पढ़ना है, नहीं कोई जरूरी है छायावाद बोलना है। अंधेर नगरी से आपको उदाहरण आता ही है, नहीं भारतेंदु मंडल का 2-4 नाम जानना है। और इसमें है क्या, पॉलिटिकल बोध है, राजनीतिक बोध, आर्थिक बोध, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का समय, वही समय है। एक एक उदाहरण याद कीजिए। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, 1-2 का नाम, कहीं कोई विवाद ही नहीं है, और बहुत सरलता से आप क्या हो जाएगा आपकी गाड़ी। हाँ, ये तो दलदल में जाकर के आप कहें कि आप स्वयं भी दलदल में हैं, उसको भी लाते हैं कहाँ। तो छायावाद कहने की जरूरत क्या है जरूरत। निराला की रचना, हमको निराला प्रिय हैं, और फिर जाके फंस जाते हैं, नहीं। तो इसको कहने की जरूरत नहीं। अगर भक्ति काल से डर लगता है तो सबसे सरल है कि भारतेंदु युग कहिए, इसमें क्या दिक्कत। अंधेर नगरी से उदाहरण, हिंदी अभी बन रही है, ब्रज भाषा कविता में है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का आकार ले रही है। अभी भाषा का निर्माण कार्य है, निज भाषा उन्नति है। हाँ, एक कविता वो अंधेर नगरी से एक कविता खत्म हो गई बात। भारतेंदु मंडल में 2-3 लोग, विशेष सवाल नहीं बनेगा, आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी। और वहाँ जाके दलदल में फंस जाते हैं। पूछेगा कि छायावाद की विशेषता, फिर आप बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, प्रकृति चित्रण है। तो अरे भाई सब है,
लेकिन अब प्रकृति चित्रण तो हर जगह है। अब इसकी स्पेसिफिक विशेषता, नवजागरण बोलिएगा तो पूछेगा कि नवजागरण क्या है, मतलब उसमें, हाँ उसमें जा कर के फंस जाना है, ठीक है, तो आप उसको मत बोलिए। क्योंकि हमने कई बच्चों से भी अनुभव लिया कि पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया कि सारे बच्चे छायावाद को खो रहे हैं, कि किसी ने लगता है बता दिया है कि क्या हो गया है ना। तो ये मास लेवल पर ये अफवाह फैल गया है, तो इसको क्या कीजिए, दूर कीजिए। भारतेंदु युग कर सकते हैं, कोई विवाद नहीं। एक दो उदाहरण याद कीजिए, भारतेंदु मंडल का एक दो नाम। हाँ हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये नामकरण की समस्या है, क्योंकि भारतेंदु एक व्यक्ति है, द्विवेदी एक व्यक्ति है। नामकरण का आधार क्या होता है? नामकरण का जो बेस्ट आधार होता है वो होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब विशेषता, और विशेषता तो कई होगी, कई होगी, लेकिन इसमें जो मुख्य विशेषता है यही बेस्ट होता है। अब चूंकि मुख्य विशेषता भारतेंदु युग में कोई एक नहीं है, तो हमारी मजबूरी का हिस्सा हो जाता है कि फिर एक व्यक्ति पर नाम, और व्यक्तियों में प्रमुख कौन है? भारतेंदु। ये नामकरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। जैसे आपसे कोई पूछे कि हिंदी साहित्य में नामकरण की समस्या कहाँ कहाँ है, तो आदि काल में तो कुछ हद तक हम लोग सोल्व कर दिए हैं, भक्ति काल में कोई दिक्कत नहीं है, रीति काल में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी दिक्कत ही, सोल्व हो गया। भारतेंदु युग में व्यक्ति पर है, इसको सोल्व करना है। द्विवेदी युग में फिर व्यक्ति पर है, सोल्व करना है। छायावाद में नाम जो है गुण को, प्रवृत्ति को जस्टिफाई नहीं करता, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नामकरण की, ठीक है। प्रगतिवाद में भी उतना नहीं, चूंकि फिर हम प्रवृत्ति पर चले गए, प्रयोगवाद में भी प्रवृत्ति पर चले गए। तो समस्या कहाँ कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या अभी, और फिर समकालीन कविता में है, क्योंकि अभी तक अब इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि नोमेनक्लेचर हम दे नहीं पा रहे हैं। और भारतेंदु और द्विवेदी युग में आंशिक समस्या है, हम अभी भी व्यक्ति केंद्रित। और कोई समस्या नहीं ना? हाँ, हिंदी नए चाल में ढली, इसका मतलब क्या है? हिंदी नए चाल में, नया चाल, नया चाल क्या है कि भाई हम पॉलिटिकल बात करने लगे, पहले नहीं करते थे। हम आधुनिक बात, तार्किक बात करने लगे, पहले नहीं करते थे। हम खड़ी बोली में बात करने लगे, पहले नहीं करते थे। हम लोक छंदों में बात करने लगे, हम व्यंग में बात करने लगे, हम नवजागरण की चिंता करने लगे। तो ये जो नया चाल था क्या था? संवेदना के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर, है ना। अभी तक तो हम रीतिकाल दरबार की बात कर रहे थे, दरबार छोड़ करके हम कहाँ आ गए? पॉलिटिकल बोध, राष्ट्रीय बोध, सामाजिक बोध, आर्थिक बोध, और इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने लगे? खड़ी बोली अपनाने लगे, नाटक गद्य अपनाने लगे, यह पहले नहीं था। हम रंगमंच की बात करने लगे, हम पत्रकारिता की बात करने लगे, ये सब नया था। इसलिए क्या कहा गया? हिंदी अब नए चाल, नए अंदाज, नए विषय को अपनाने लगी, ठीक है। तो अगर पूरे कालखंड में कहिए तो मुझे लगता है कि औसत रूप से सबसे आसान होगा कहना भारतेंदु युग। छायावाद मेरे विचार से और मेरी सलाह से, क्योंकि कोई व्यक्ति अभी तक न्याय नहीं कर पाए, नहीं। और हाँ हाँ, कालखंड पूछे, कवि पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि कवि, कविता और गद्य के रूप में भारतेंदु जी भी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसमें जुटाना, या फिर सूरदास को कवि के रूप में। निराला में बहुत वेरिएशन है, दिनकर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा उर्वशी वगैरह वो सब थोड़ा जान लीजिए, है ना। कहने का मतलब कि जिनको भी बताइए तो थोड़ा सा क्या करें, थोड़ी जानकारी। और हाँ, नहीं डिबेट है दिनकर में भी, लेकिन वहाँ भी उनको भी बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बिहार के कई सारे रचनाकार हैं जो हम लोग, हाँ नागार्जुन की बात, तो एक क्लास और लेंगे, क्योंकि अभी है ना, अभी कम से कम 2-3 क्लास